हेलो एवरीवन, सी अ फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का आपका चैप्टर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। 15 मार्क का कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन यूजुअली देखने को मिलता है। अब ये क्वेश्चन आते हैं बड़े लेंथी, जिसमें होते हैं कई सारे एडजस्टमेंट। बच्चा सोचता है कि यार ये सारे एडजस्टमेंट्स मुझसे होंगे या नहीं होंगे। एक छोटी सी कशिश मन में हमेशा बनी सी रहती है कि यार कहीं कुछ गलत ना हो जाए। इस वीडियो में हम कुछ ऐसी तरकीब अपनाएंगे जिसके थ्रू हम शॉर्ट 15 मार्क का पूरा क्वेश्चन एज इट इज जो इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आंसर से मैच करा पाएंगे, एंड we will feel more confident about handling this particular chapter in a very short amount of time. कंसोलिडेशन सिंप्लीफाई करने के लिए हमने ये देखा कि यार जब भी इंस्टीट्यूट एग्जाम में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, जिसके अंतर्गत एक सब्सिडरी के साथ आपको कंसोलिडेट करके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना होते हैं, इन क्वेश्चंस में कुछ कॉमन एडजस्टमेंट्स होते हैं। ऐसे चैप्टर बहुत बड़ा है और कई सारे एडजस्टमेंट्स है जो हम देखते हैं, बट यूजुअली अगर आप देखेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस हैव फ्यू एडजस्टमेंट्स ओनली, लाइक डिविडेंड का एडजस्टमेंट हो गया या रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट हो गया और सो ऑन। ऐसे कॉमन एडजस्टमेंट्स को विच आर मोस्ट कॉमनली आस्क्ड इन द एग्जाम्स, अगर मैं क्लब करूं तो आई वुड गेट हार्डली दी 6 कॉमन एडजस्टमेंट्स। तो सबसे पहले अगर ये 6 कॉमन एडजस्टमेंट इंडिविजुअली कैसे हैंडल करने हैं या अपन क्विकली समझ लें, तो देन क्वेश्चन में उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है हमारे लिए आसान हो जाएगा। देयर इज एन 80% प्रोबेबिलिटी कि आपके क्वेश्चन में यही एडजस्टमेंट आए, यानी 80% चांस है कि सिर्फ आप इतना सा पार्ट डिस्कस करके समझ के चले जाओ तो आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, सब्जेक्ट टू अ लिटिल बिट ऑफ सेल्फ प्रैक्टिस। लेकिन अगर हम रिमेनिंग 20% की बात करें तो आप ये कह सकते हैं कि उस रिमेनिंग 20% में से 99% चांस है कि जो आपके एडजस्टमेंट्स अगर कोई डिफरेंट आए तो वो इनमें से कुछ हो सकते हैं। दीज आर लेस कॉमनली आस्क्ड, एंड वो जो 1% पॉसिबिलिटी है जो बोलता है 99 इज नॉट अनफ, जिसे पूरा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एकदम सॉलिड तरीके से ग्रिप पे चाहिए, वो 1% के लिए आपको पॉसिबली इतनी सारी चीजें और समझना पड़ेगी। इस वीडियो का बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि जो मोस्ट कॉमन एडजस्टमेंट्स हैं वो कैसे हैंडल करते हैं कॉन्फिडेंटली कि पढ़ते से ही अपना दिमाग और कलम दोनों ऐसे ही चलने लग जाएगी, फटाफट सॉल्व हो सके। एंड लेस कॉमन एडजस्टमेंट्स यानी 6+6 ये जो एडजस्टमेंट्स है इन्हें कैसे क्वेश्चन में हैंडल किया जाए ये समझ सके। एंड दिस वीडियो विल नॉट टॉक अबाउट दीज अनकॉमन एडजस्टमेंट्स व्हिच हैव अ वेरी लो प्रोबेबिलिटी टू बी आस्क्ड इन द एग्जाम। मैंने ये सोचा है कि इसे समझाने के लिए आई टेक वन सैंपल क्वेश्चन फ्रॉम द आईसीआई मॉड्यूल, उसे बेस बना के पहले अपन एक अप्रोच बनाएंगे कंसोलिडेशन के। क्वेश्चन एग्जाम में कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आते हैं तो उसे शुरू कैसे करना है, और फिर उनमें जो एडजस्टमेंट उसे समझते हुए ये सारे कॉमन और फिर अनकॉमन एडजस्टमेंट्स स्टार्ट करेंगे। आ जाओ दोस्तों, तो अपन खोलते हैं अपनी स्ट्राइकर, और स्ट्राइकर की बुक में लेट्स गो टू दी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चैप्टर। और इस चैप्टर के अंतर्गत इनफैक्ट मैंने मार्क कर रखा है, तो ये हमारा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस का एक पहला क्वेश्चन है जिसके अंतर्गत आपको कई सारे एडजस्टमेंट्स दिए गए, जैसे कि मीडियर एक्विजिशन होने वाला है, डिविडेंड होने वाला है, रिवैल्यूएशन होने वाला है, वो भी करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स का, यानी डिप्रिशिएबल और नॉन डिप्रिशिएबल दोनों का। क्वेश्चन पढ़ना कैसे है उसकी अप्रोच सबसे पहले समझिए। पढ़ता क्वेश्चन एक कला है एटलीस्ट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। पढ़ते समय आपको ध्यान रखना है कि होल्डिंग कौन है, सब्सिडरी कौन है, नंबर 1। डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है, साल के बीच में या साल के शुरू में, क्योंकि साल के बीच में हुआ तो एक अजम्पशन लेना होगा प्रॉफिट्स अक्रूड इवनली थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि कुछ पार्ट ऑफ प्रॉफिट प्री होंगे और कुछ पोस्ट होंगे। नंबर 3, एक्विजिशन एक बार में हुआ या मल्टीपल टाइम्स में हुआ है, क्योंकि मल्टीपल एक्विजिशन है तो उसका एक सेपरेट वर्किंग नोट और एडजस्टमेंट बन जाएगा, और उससे क्या परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग है। और फाइनली क्वेश्चन ने पूछा क्या है। यूजुअली क्वेश्चन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने की बात कहता है, हो सकता है कि क्वेश्चन में कुछ और भी पूछा जाए। तो यहां पे आप देखिए, राम लिमिटेड एक्वायर्ड 60% ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ 100 ईच ऑफ कृष्ण लिमिटेड। इसका मतलब यहाँ पे राम लिमिटेड हमारी पेरेंट कंपनी हो गई और कृष्ण लिमिटेड सब्सिडरी हो गई। वाओ, रामायण महाभारत का संगम। ऑन 1 अक्टूबर 2001, गांधी जी आने से एक दिन पहले, इनफैक्ट हमारे अजय जी जब दृश्यम देखने भजन कीर्तन सुनने गए थे स्वामी जी के, उससे भी एक दिन पहले। एनीवेज, तो ये देख के समझ में आ गया कि बैलेंस शीट की डेट आपकी दी हुई है 31 मार्च 2002 और एक्विजिशन हुआ है 1 अक्टूबर 2001। दिमाग में फिट हो गया है कि एक्विजिशन मिड ऑफ द ईयर में, यानी इस साल के प्रॉफिट कुछ प्री और कुछ पोस्ट है। क्वेश्चन में पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट के भी कुछ एडजस्टमेंट्स है जो हमें करना पड़ेंगे, साथ ही साथ में प्री एक्विजिशन भी निकालना पड़ेगा। तो ये पढ़ते समय क्वेश्चन आपको बहुत स्पीड में क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पढ़ना है, हौले हौले पानी पीने की तरह आपको एकदम, वो भी गटकना नहीं है, एकदम हौले हौले। सर हौले हौले पानी नहीं पीते, खैर छोड़ो। तो आपको हौले हौले इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को कंज्यूम करना है, और आपका दिमाग क्या होना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए क्वेश्चन को। इससे फायदा ये होगा कि आपको एडजस्टमेंट्स, पॉसिबली जो हिडन एडजस्टमेंट्स भी होंगे वो सामने आएंगे आपकी नजरों में।
Summarize balance sheet of the two companies are given below, Ram Limited और Krishan Limited. We have land and building, plant and machine and PP. Investment in Krishan Limited 8 लाख दिया हुआ है. कुछ भी आगे इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो मैं मान लूंगा कि ये 60% इन्होंने 8 लाख में एक्वायर किया होगा. ये आपका पीसी होगा unless question has anything else to say. Then we have inventory, financial asset में trade receivable और cash. Equity share capital आपको दिया गया और उसमें आपको 100 रुपीज ईच फेस वैल्यू दी गई है या पेड अप वैल्यू दी गई. इसका यूज तब आता जब आपको क्वेश्चन में कितने शेयर्स एक्वायर किए हैं वो दिए होते, तो अपने को निकालने के लिए परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग समझ में आता, पर क्योंकि यहाँ परसेंटेज दिया है तो कंपैरेटिवली शायद इसका यूज मेरे लिए कुछ ना हो. रिजर्व्स एंड सरप्लस अंडर अदर इक्विटी में 2 रिजर्व्स हैं, एक है रिटेन्ड अर्निंग्स और एक है अदर रिजर्व्स. ये सबसे इंपॉर्टेंट और यहाँ सबसे ज्यादा ये सबसे डेंजर जोन है, रिस्क. ये समझ लो यहाँ पर अगर नजर हटी दुर्घटना घटी. सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन से कंसोलिडेशन के क्वेश्चन में आपको रिजर्व्स एंड सरप्लस सॉल्व करना है. तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे सब्सिडरी के 2 तरह के रिजर्व्स हैं, एक है अदर रिजर्व्स और एक है रिटेन्ड अर्निंग्स. इनमें हमें प्री और पोस्ट निकालना होता है, सबसे ज्यादा क्रिटिकल मैटर है. फिर फाइनेंशियल लायबिलिटीज के अंतर्गत भी आप बैंक ओवरड्राफ्ट और ट्रेड पेबल्स. आगे क्वेश्चन ने कहा है कि retained earning of subsidiary Krishan Limited showed a credit balance of 60,000 on 1st April 2001, out of which a dividend of 10% was paid on 1st November. अब आपको अगर आपने दिमाग में ये फिट कर रखा है कि डेट ऑफ एक्विजिशन 1 अक्टूबर है, तो ये समझ में आ जाएगा कि क्योंकि डिविडेंड 1 नवंबर को पे हुआ है और डिविडेंड उसे मिलता है जो ऑन द डेट ऑफ और रिकॉर्ड डेट पे डिविडेंड शेयर होल्डर है. हेंस क्योंकि डिविडेंड 1 नवंबर को बटाए, इसलिए जो शेयर होल्डर 1 नवंबर को कृष्ण लिमिटेड के थे उन्हें डिविडेंड मिलेगा. और क्योंकि मैंने शेयर 1 अक्टूबर को खरीद लिया इसलिए डिविडेंड राम लिमिटेड को भी मिलेगा. ये डिविडेंड भले ही आपने 10% पे किया है, किससे? फ्रॉम द क्रेडिट बैलेंस ऑफ 60,000 ऑन 1 अप्रैल 2001 विच इज योर ओपनिंग बैलेंस. तो आपने भले ही इसे ओपनिंग बैलेंस से पे किया और इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपके लास्ट ईयर 2001 के प्रॉफिट्स थे, उन प्रॉफिट्स की आपकी मे बी लेट्स से फॉर एग्जांपल एजीएम सितंबर में होना चाहिए थी, अक्टूबर नवंबर में जब भी हुई उसमें आपने इन्हें डिक्लेयर करके पे किया. यानी इसका मतलब ये है कि ये दिए गए हैं ओपनिंग रिजर्व से, पर बांटा है ये कब? 1 नवंबर को. हमें मिलेगा, राम को मिलेगा, यानी ये डिपेंड करेगा इसे डिस्ट्रीब्यूट कब किया गया है, ना कि ये किस पीरियड का डिविडेंड है. Dividend is not given to shareholders who were holding the shares during the year to which the dividend relates. It is given to the shareholders who are holding the shares on the record date of declaration of dividend. तो 10% का मतलब भी प्रॉफिट्स का परसेंट नहीं होता है, ये आप समझते हो. हमेशा इट इज पेड अप कैपिटल का परसेंटेज, यानी कि 40,000 रुपए का डिविडेंड बांटा गया. तो 60,000 बैलेंस था, उससे 40,000 बांटा है, 1 नवंबर को बांटा है, इसका मतलब राम को भी मिलेगा. तो राम ने क्या अकाउंटिंग करी है इसकी, तो यहाँ पे कहा गया है राम लिमिटेड क्रेडिटेड द डिविडेंड रिसीव्ड टू इट्स रिटेन्ड अर्निंग. और ये सही ट्रीटमेंट भी है एज पर इंड एस. हालांकि इसका कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट मैं भी आपको समझाऊंगा, बट मुद्दे की बात यह है कि इंड एस के अंतर्गत हमेशा पेरेंट को अगर सब्सिडरी से डिविडेंड मिलता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वो किस पीरियड को बिलोंग करता है, इट इज ऑलवेज क्रेडिटेड टू पीओएल ऑफ द पेरेंट इन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट. कंसोलिडेटेड में इसका इफेक्ट हमें नलिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि सब्सिडरी के सारे प्रॉफिट्स जो उसने पोस्ट एक्विजिशन कमाए, मैं उसमें अपना शेयर बुक करता हूं, फिर वो बांटे या ना बांटे. तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिविडेंड में क्रेडिट करना बिल्कुल सही है. कभी क्वेश्चन कह देता कि इसको डिविडेंड में क्रेडिट करने की बजाय हमने उसको इन्वेस्टमेंट्स की कॉस्ट से कम कर दिया, तो देन इन दैट केस हम कहते हैं कि फिर पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वी विल हैव टू क्रेडिट इट टू पीओएल, यानी हमें वापस से इन्वेस्टमेंट्स की कॉस्ट को किस पे लाना पड़ेगा, जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है. तो अगर ये कह देते हैं कि पेरेंट ने इसे अपने कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से रिड्यूस कर दिया है, तो पहली बात तो ये एज पर इंड एस 27 सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है. दूसरी बात, आप इसे सही करोगे तो इसके लिए आप डेफिनेटली जो इन्वेस्टमेंट यहाँ दिया हुआ होगा वो कॉस्ट पे नहीं, कैरिंग अमाउंट उसका आफ्टर रिड्यूसिंग डिविडेंड आ रहा होगा, तो फिर उसे बढ़ाना होगा. और उतना अमाउंट फिर क्योंकि पीओएल में नहीं गया है तो पेरेंट के पीओएल में क्रेडिट करना. हालांकि इस क्वेश्चन में वैसा करने की जरूरत नहीं है. इसके अलावा कहा गया है प्लांट और मशीन की फेयर वैल्यू 1 अक्टूबर 2001 को 4 लाख है. इसको कैसे हैंडल करना है, आई एक्सप्लेन दैट टू यू. यानी ये मेरा एक दूसरा एडजस्टमेंट आ गया. तो पहला डिविडेंड का एडजस्टमेंट आ गया, इनफैक्ट सबसे पहला मिडियर एक्विजिशन से रिलेटेड हो गया, दूसरा डिविडेंड हो गया, तीसरा एडजस्टमेंट आ गया मेरा रिवैल्यूएशन, और इसमें मुझे जो वैल्यू दी गई है 1 अक्टूबर की दी है. तो जैसे ही मैंने ध्यान रखा था मिडियर एक्विजिशन हुआ है, तो मुझे मालूम है कि ये जो रिवैल्यूएशन प्लांट एंड मशीन 4 लाख का हुआ है, ये 4 लाख को मैं 270 से कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों की डेट ही अलग अलग है.
दिस इज 31st March 2002 एंड दिस इज ऑन 1st October 2001। तो कंपेरेबल नहीं है, तो पहले सेम डेट पे लाके फिर कंपेयर करना होगा, उसके लिए डिप्रिसिएशन लगेगा, वो बोलते हैं 10% है, यानी ये 2,70,000 आफ्टर 10% डिप्रिसिएशन होगा, तो इसकी वैल्यू 3 लाख रही होगी साल के शुरू में। पर मुझे साल के शुरू की वैल्यू नहीं 1 अक्टूबर की चाहिए, तो डिप्रिसिएशन साल भर बराबर ही लगा होगा, यानी कि 15,000 6 मंथ्स का ऐसे करके कैलकुलेशन, वील डू दैट। देन देयर आर, तो कितने एडजस्टमेंट्स आ गए, तो एक पहला एडजस्टमेंट हो गया मीडियर एक्विजिशन हुआ है 1 अक्टूबर को, दूसरा हो गया आपका डिविडेंड बांटा गया है, तीसरा हो गया कि आपने रिवैल्यू किया है डिप्रिशिएबल एसेट को, एंड इसके अलावा आपका चौथा एडजस्टमेंट है कि आपकी फेयर वैल्यू ऑफ पर इंडेस ऑन 1 अक्टूबर फॉर सर्टेन नॉन डिप्रिशिएबल एसेट्स और करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज हैव बीन रिवाइज्ड। तो रिवैल्यूएशन दो चीजों का हो सकता है, डिप्रिशिएबल और एक नॉन डिप्रिशिएबल एसेट का। नॉन डिप्रिशिएबल में करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज भी हो सकती है, तो ये उसका रिवैल्यूएशन है, चौथा एडजस्टमेंट हो गया। क्वेश्चन कहता है आगे कि आप ऐसा अज्यूम कर सकते हो कि इन्वेंट्री स्टिल अनसोल्ड ऑन द बैलेंस शीट डेट और ट्रेड पेबल भी अभी तक सेटल नहीं हुए। तो ये इन्वेंट्री, ये ट्रेड पेबल सब 1 अक्टूबर को जो रिवैल्यू किए गए थे वो 31 मार्च पे भी है, यानी 31 मार्च में भी जो बुक्स में बैलेंस आ रहा है वो बैलेंस विदाउट रिवैल्यूएशन होगा सब्सिडरी की बुक्स में, पर हम कंसोलिडेशन में आफ्टर रिवैल्यूएशन लाएंगे। Also assume that other reserves as on 31st March 2002 are same as they were on 1st April 2001। इसका मतलब कि अदर रिजर्व्स पूरे के पूरे क्या हो गए, आपके प्री हो गए, ये ओपनिंग डेट पे थे और क्लोजिंग पे भी उतने ही है, तो इसमें ड्यूरिंग द ईयर का कोई इंक्रीज नहीं है, तो जो भी करंट ईयर के प्रॉफिट निकालने की कहानी है वो रिटेन्ड अर्निंग्स आएगी। दैट्स अबाउट। आपको बोला गया है बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है आपको कंसोलिडेटेड 31 मार्च 2002। अब जैसे ही आपने ये क्वेश्चन देखा तो सबसे पहले आप एक चीज समझो, सबसे मुश्किल चीज है प्रॉफिट का एनालिसिस। उस एनालिसिस के लिए आपको एक एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट बनाना होता है। क्वेश्चन हैंडल कैसे करना है, तो सबसे सिंपल इसकी एक निंजा टेक्निक ले लो कि आप पहले सारे जितने क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स दिए उन एडजस्टमेंट्स को लगा दो, उन सारे एडजस्टमेंट्स का आप पहले इंपैक्ट कैलकुलेट कर लो, फिर उसके बाद आप एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट और फाइनली जो आपके कैलकुलेशंस होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग योर एनसीआई, गुडविल और कंसोलिडेटेड रिजर्व्स, वो एकदम लास्ट में रखो। तो पहले सारे एडजस्टमेंट्स कर लो। अब इन एडजस्टमेंट्स में अगर आप देखो तो यू कैन फेयरली से दैट इट इज ओनली जो मीडियर एक्विजिशन वाला एडजस्टमेंट है उसमें आपको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। कैसे कि मीडियर में एक्विजिशन अगर हुआ है तो कितना प्रॉफिट मेरा प्री है, कितना प्रॉफिट मेरा पोस्ट है। तो आप देखिए कंसोलिडेशन में सबसे पहला हमारा मोस्ट कॉमन एडजस्टमेंट में मैंने जो एडजस्टमेंट लिखा है, सेट दिस इज मीडियर एक्विजिशन। अब मीडियर एक्विजिशन में आपको क्या देखना है, तो कुछ टिप्स देते जाता हूं मैं आपको, उसके बेसिस पे अपन समझते जाएंगे। मीडियर एक्विजिशन अगर है और किसी भी केस में अगर आपको प्रॉफिट का एनालिसिस निकालना है, ऑब्वियस सी बात है हमें किसके प्रॉफिट्स एनालाइज करने हैं, सब्सिडरी के। ये पूरे वीडियो में हम जेवी एसोसिएट कुछ डिस्कस नहीं करने वाले। तो आपको एक बेसिक फंडामेंटल समझना पड़ेगा कि हम ये क्यों कर रहे हैं, आखिर क्यों करना है ये। इसका सिंपल सा रीजन है दैट ओनली पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स ऑफ सब्सिडरी are consolidated with parents' reserves and surplus in consolidated financial statements। तो इसको करने का सिर्फ एक उद्देश्य है कि पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट क्या है। टू कंप्यूट पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स हमें सिर्फ ये निकालना है, हमारा ये उद्देश्य पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट निकालना है सबसे पहले। और ऑब्वियस सी बात है टोटल प्रॉफिट या रिजर्व्स है और पोस्ट निकालोगे तो बचा हुआ फ्री हो जाएगा। You'll have to be careful here। कैसे केयरफुल रहना है, आपको सबसे पहले समझना है कि क्वेश्चन ने आपको क्या कहा है कि सब्सिडरी हैज टू रिजर्व्स। तो सब्सिडरी के दो रिजर्व्स हैं। अब मैं आपको इसमें कहता हूं कि हम जो अप्रोच फॉलो करते हो क्या करते हैं, वर्किंग नोट, सब चीजों के वर्किंग नोट। वर्किंग नोट 1 में अपन निकालते हैं व्हाट आर द पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स। वो निकालने के लिए आप देखिए कि सब्सिडरी हैज टू थिंग्स, एक उसके अदर रिजर्व्स है जिसमें हमें कोई दिमाग ही नहीं लगाना है क्योंकि क्वेश्चन ने साफ साफ कह दिया है
कि इसमें देयर इज नो पोस्ट एक्विजिशन, क्योंकि जो ओपनिंग है वही क्लोजिंग है, यानी ये पूरे पिछले साल से ही आ रहे हैं। तो वी आर ओनली कंसर्न विथ रिटेन्ड अर्निंग्स। अब यहाँ पे स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती करता है, इसमें आप बहुत ज्यादा केयरफुली सुनिएगा। यू शुड बी मोस्ट केयरफुल इन दिस डिस्कशन। क्या होता है, स्टूडेंट बोलता है कि भाई पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट निकालना सर इतना आसान है, आप इतना समय लगा रहे हो, 1,64,000 दिया हुआ है, ईयर एंड पर है, और 60,000 रुपीज का क्रेडिट बैलेंस 1 अप्रैल 2001 को दिया है, तो 60,000 इधर 1,64,000, 164 हो गया साल भर में। इसका मतलब 1,04,000 इस साल प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, और ये हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट है। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसा आप अगर पार्टनरशिप पढ़ी और अगर आपको क्लोजिंग ओपनिंग कैपिटल के एडजस्टमेंट से करंट ईयर का प्रॉफिट निकालना आता है, तो ये बिल्कुल वही है और कुछ भी नहीं है, यही इसकी ट्रिक और टेक्निक है। तो आप यूं समझ लो कि भैया हमारा क्लोजिंग कैपिटल उर्फ क्लोजिंग रिजर्व्स कितने, 164, ओपनिंग कितने हैं, 60, तो डिफरेंस क्या है, प्रॉफिट फॉर द ईयर। लेकिन आपने कैपिटल में भी पार्टनरशिप में पढ़ा होगा कि अगर पार्टनर कोई ड्रॉइंग्स करता है ड्यूरिंग द पीरियड, तो फिर अपन सीधे क्लोजिंग माइनस ओपनिंग को करंट ईयर के प्रॉफिट नहीं कहते। इनफैक्ट फिर हम उसमें क्या करते हैं, हम कहते हैं क्लोजिंग माइनस ओपनिंग प्लस ड्रॉइंग्स इज करंट ईयर प्रॉफिट। क्योंकि अगर आपने कोई ड्रॉइंग करी है तो आपका ओपनिंग कैपिटल उतने से ही कम हो गया, एंड देन उस ओपनिंग कैपिटल के कम होने के बाद में फिर आप अगर क्लोजिंग कैपिटल इतना लेकर आए हो, तो वो डिफरेंस आपका इस साल का प्रॉफिट है। इसी लॉजिक से अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सिंपली कहा गया है कि हमारे क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी है ऑफ सब्सिडरी कृषि लिमिटेड, 1,64,000। बस आप इसमें माइनस कर दो ओपनिंग बैलेंस और एड बैक कर दो ड्रॉइंग्स, जो कि इस पर्टिकुलर केस में है डिविडेंड्स डिस्ट्रीब्यूटेड। इससे आप क्या निकाल पाएंगे, यू विल बी एबल टू कैलकुलेट करंट ईयर के प्रॉफिट्स। पहले वो निकालना है। तो डिविडेंड हमने 40,000 बांटा है 10% के हिसाब से, तो ये एड बैक हो जाएगा। इसका मतलब इफेक्टिवली इस साल में आप कह सकते हो कि वी हैव बेसिकली अर्नड प्रॉफिट ऑफ 1,44,000। ये हमारे 2001-2 के प्रॉफिट्स। इसे बहुत ध्यान से समझना, कंफ्यूज नहीं होना। ये ड्राइंग्स ऐड बैक करने जैसा, ऐसे नहीं आता है तो आपको एक दूसरे तरीके से भी समझाता हूं मैं। चलो आप सिंपली ये देख लो कि लेट्स से यहाँ पे क्वेश्चन में क्या हुआ है, आपको दिया गया है कि हमारा ओपनिंग कैपिटल यानी कि कैपिटल ऑन 1/4/2001, राइट। क्वेश्चन ने दिया है कि ये आपका 60,000 था। दिस इज बेसिकली कैपिटल नहीं, अब मैं क्या बोलूंगा, रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है। इसमें से मैंने डिविडेंड कितना डिस्ट्रीब्यूट किया, जो भी डेट पे किया, 40,000 डिविडेंड चले गया। क्योंकि मैंने ओपनिंग रिजर्व से डिविडेंड बांटा है, तो इसके लिए मैं बोल सकता हूं कि इस ओपनिंग का बैलेंस कितना बचा, 20,000 बचा। पर क्वेश्चन ने हमें दे रखा है कि 31 मार्च 2002 पे हमारा बैलेंस इज 1,64,000। इसका मतलब करंट ईयर में हमारा इंक्रीज जो हुआ है, ये हमारा इस साल का प्रॉफिट है। दिस इज नथिंग बट 2001-2 का प्रॉफिट। ये बेसिक इसका कैलकुलेशन है, ये हमारा प्रॉफिट आ गया। बार बार छोटी सी चीज को सर इतना क्यों समझा रहे हो आप, क्योंकि स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाता है। कई बार स्टूडेंट क्या करता है, वो सीधे सीधे इसमें क्या कर लेता है, समझाने के लिए लेट मी जस्ट क्रिएट अ चार्ट फॉर यू। कई बार कंफ्यूज हो जाता है, कंफ्यूज होके वो सीधे सीधे किसको कंपेयर कर लेता है, 60 और 164 को, वहीं पे सारा मामला बिगड़ जाता है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग हियर। देखो 60 ओपनिंग था, उसमें से 40 चले गया, 20 बचा, पर हमारे बुक्स में 164 बच रहा है। इसका मतलब करंट ईयर में इतना मेरा इंक्रीज हो गया, ये मेरा करंट ईयर का प्रॉफिट। एक बार आपको ये चीज समझ में आ गई तो आप समझ लीजिए कि ये सबसे ज्यादा प्रोन एरर है, ये आप इस एरर से दूर हो गए। आपको फॉर्मूला याद रखना है तो आप फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, सिंपल कि भैया डिविडेंड कोई भी ड्यूरिंग द ईयर बांटा है तो उसे एड बैक करो करंट ईयर का प्रॉफिट निकालने के लिए।
कारण उसका क्या है, क्योंकि जो क्लोजिंग बैलेंस दिया है, जैसे पार्टनरशिप में क्लोजिंग कैपिटल दिया जाता है, वो ऑब्वियस सी बात है ड्राइंग्स के बाद ही होता है, तो डिविडेंड के बाद ही होगा यहाँ पे। Excuse me। ये भी हो सकता है कोई स्टूडेंट बोले सर कि ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो 60,000 बैलेंस है ये आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड है। हो सकता है अगर क्वेश्चन ऐसा लिखता तो। क्वेश्चन बोलता रिटेन्ड अर्निंग शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 20,000 आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड ऑफ 1 नवंबर एज ऑन 1 अप्रैल, तो अपन मान लेते, पर ऐसा लिखा नहीं है। उन्होंने बोला 1 अप्रैल को इतना बैलेंस था, यानी उस दिन डिविडेंड बटा ही नहीं है, तो उसमें ऑब्वियस सी बात है वो टोटल बैलेंस है। जैसे ही आपने रिटेन्ड अर्निंग निकाल ली, अब आप यहाँ पे ये कहेंगे दैट अज्यूमिंग प्रॉफिट्स अक्रूड इवनली थ्रू आउट द ईयर। हमें कौन से पीरियड के प्रॉफिट्स निकालना है, तो अप्रैल 2001 से सितंबर 2001, क्योंकि एक्विजिशन हुआ है अक्टूबर 2001 से, तो वहां से मार्च 2002। दिस इज ऑल्सो 6 मंथ, दिस इज ऑल्सो 6 मंथ, यानी 72,000 और 72,000 हमारे करंट ईयर के प्रॉफिट है। दिस इज पार्ट ऑफ प्री एक्विजिशन, दिस इज पार्ट ऑफ पोस्ट एक्विजिशन। ये हमारा एक एडजस्टमेंट है जो हमने करना चाहिए, जो समझना चाहिए, जिससे बहुत सारी चीजें इंपैक्ट होगी, वो अपन आगे समझेंगे। आई होप ये सबको क्लियर है। तो इससे अब हमें पहली चीज समझ में आ गई, मीडियर एक्विजिशन अगर हुआ है तो हमें ये कैलकुलेशन करना पड़ते हैं, क्योंकि सीधे सीधे ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या नहीं मिलेगा, डेट ऑफ एक्विजिशन के रिजल्ट, इसमें एडजस्टमेंट होगा। अब बाकी के एडजस्टमेंट्स पे आते हैं। तो बी एडजस्टमेंट, लेट्स से और भी अपन ने देख लिया, डिविडेंड का एडजस्टमेंट यहाँ पे हो गया, और मीडियर एक्विजिशन का इंपैक्ट क्या आएगा तो वो अपन कैलकुलेशंस में आगे देखेंगे। सी एडजस्टमेंट आपको दिया हुआ है फेयर वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीन 1 अक्टूबर 2001 को। ध्यान रखना, अगर कोई भी डेप्रिशिएबल एसेट के रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट है तो उसका एक फिक्स टेबल का फॉर्मेट ध्यान रख लो। उस फॉर्मेट में सबसे पहले आप यहाँ पे लिखना ओपनिंग डेट, फिर आप लिखिएगा क्लोजिंग डेट। अगर मीडियर एक्विजिशन का क्वेश्चन है तो फिर आपको डेट ऑफ एक्विजिशन यहाँ बीच में लिखना पड़ेगी। इस केस में आपकी ओपनिंग डेट 1/4/1 है, डेट ऑफ एक्विजिशन 1/10/1 है, और क्लोजिंग डेट आपकी 31 मार्च 2 है। इस पर्टिकुलर टेबल में आप कॉलम बनाइएगा, सबसे पहले कैरिंग अमाउंट क्या है। क्वेश्चन ने आपको कैरिंग अमाउंट जो दिया है वो ये दिया हुआ है 2,70,000, और कुछ दिया नहीं है। इसे रिवैल्यू किया गया, फेयर वैल्यू पे लिया गया, उस कारण से क्या डिफरेंस आया ये हमें निकालना है। क्वेश्चन ने कहा है कि हमने फेयर वैल्यू इसकी कंसीडर की ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन एज 4 लाख रुपए, यानी ये इस पर्टिकुलर कॉलम में यहां पर आएगा। सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन है जो क्वेश्चन में दी है, और इसके अलावा कहा गया है कि डेप्रिसिएशन 10% पर एनम WDV पे चार्ज किया जा रहा है। तो कुछ नहीं दिया जाता है तो हम WDV मानते हैं, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है, पर एनम लिखा हो नहीं लिखा हो अपन एनुअली मानेंगे। अब इससे आपको सबसे पहले क्या करना है, क्योंकि आपको डेप्री पता है तो आप ये बोल सकते हो कि अपनी ओपनिंग डेट प्लांट एंड मशीन कैरिंग अमाउंट कितना होगा, 270 इज आफ्टर चार्जिंग 10% डेप्रिसिएशन, यानी ये 90% के बराबर है, तो 100% वुड बिकम 3 लाख। तो अब मैं इंफॉर्मेशन फिल करूंगा। अपनी कॉपियां भी जब बनाओ ना तो आप ध्यान रखना, जो क्वेश्चन में गिवन होती है और जो आप निकालते हो अलग अलग कलर से लिखो, एटलीस्ट इस तरह के टेबल में, नहीं तो बाद में मालूम नहीं पड़ता है दिया क्या था और अपन ने क्या निकाला। तो इसके बेसिस पे मैंने क्या किया है, 3 लाख कैलकुलेट कर दिया। 3 लाख पे डेप्रिसिएशन लगा है मेरा 30,000 रुपीज, ध्यान रखना है 30,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन आप फर्स्ट 6 मंथ्स और नेक्स्ट 6 मंथ्स में इक्वली अलोकेट कर दीजिएगा, 15 और 15,000। भूल के भी आप ऐसा मत करना, भूल के भी आंसर गलत हो जाएगा, आपका सोल्यूशन एग्जाम में सही नहीं माना जाएगा। कि 3 लाख पे 10% डेप्रिसिएशन 6 महीने के लिए 15 होता है, तो बचा 285, फिर उस 285 पे 10% डेप्रिसिएशन 6 महीने के लिए वो 15 नहीं आएगा, कम आएगा। WDV मेथड में हम पर मंथ या पर 6 मंथ्स WDV निकाल के डेप्री नहीं लगाते हैं, वहां पे हमेशा डेप्रिसिएशन का रेट जो ओपनिंग वैल्यू है उसी पे लगाया जाता है। तो हम सिर्फ अलोकेट कर रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन अलोकेट हम ऐसा नहीं करेंगे 6 महीने का लगाओ फिर जो रिमेनिंग WDV है उसके ऊपर लगाओ। ध्यान रखना, डेप्री जो भी आपने लगाया है वो पूरे साल का इक्वली अलोकेट होगा या इवनली अलोकेट होगा। अब मुझे इन्हें कंपेयर करना था, 285 और 4 लाख, यानी आपने 2,85,000 की एसेट्स को फेयर वैल्यू पे कितने पे दिए, 4 लाख पे, यानी ये 1,15,000 रुपए से आपने क्या किया है, यू हैव इंक्रीज द वैल्यू। तो जब आप कोई कंपनी एक्वायर करते हो तो उसकी नेट एसेट जो बुक्स में दिख रही है, अगर आप उससे ज्यादा पे लोगे तो आपकी आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स बढ़ी हुई है।
प्रॉब्लम कंसोलिडेशन के क्वेश्चन की आप लोगों ने पढ़ा है, कंसोलिडेशन तो पता होता है कि कंसोलिडेशन का बेसिक लॉजिक क्या है, पीसी प्लस एनसीआई माइनस असेट टेक ऑन ओवर इज गुडविल। प्रॉब्लम ये होती है कि क्वेश्चन में जिस दिन आपने एक्विजिशन किया है इस क्वेश्चन में 1 अक्टूबर को, उस दिन की असेट्स की वैल्यू दी नहीं है, उसकी जगह वो क्या दे देते हैं कि यही असेट बस रीवैल्यू करिए। बाकी असेट्स कितने पे ली होगी, कैरिंग अमाउंट पे, पर बाकी असेट की 1 अक्टूबर बैलेंस शीट की वैल्यू हमारे पास है ही नहीं, बाकी लाइबिलिटी की वैल्यू नहीं है। तो हम ये मानते हैं कि भैया असेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू इक्विटी प्लस कैपिटल। हमारे पास असेट लाइबिलिटी 1 अक्टूबर की नहीं है, पर हम इक्विटी और कैपिटल 1 अक्टूबर की निकाल सकते हैं। कैपिटल सेम रही होगी, इक्विटी में रिजर्व्स आते हैं, वो हमने निकाल लिए, कैसे चेंज हुए। तो क्योंकि मैं इक्विटी प्लस कैपिटल को मान रहा हूं कि दिस इज इक्वल टू माई असेट माइनस लाइबिलिटी, अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई एसेट को मैं 1 लाख से ऊपर रिवैल्यू करूंगा तो डेफिनेटली फिर उसका दूसरा इफेक्ट होगा, एक रिवैल्यूएशन रिजर्व बनेगा तो मेरी इक्विटी बढ़ेगी। तो हम कंसोलिडेशन में जो तरकीब लगाते हैं वो ये करते हैं कि ए, हमें निकालना है गुडविल विच इज पीसी प्लस एनसीआई माइनस एसेट्स, नेट एसेट्स। नेट एसेट्स दी नहीं है तो हमें पता है एसेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल प्लस इक्विटी, इसलिए हम कैपिटल प्लस इक्विटी ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन निकालते हैं। और क्योंकि कोई एसेट को रिवैल्यू करने का दूसरा इफेक्ट आपकी इक्विटी पे आएगा, तो इसलिए हम देखते हैं कहाँ एसेट रिवैल्यू हुई है और उसका इक्विटी पे पॉजिटिव नेगेटिव क्या इंपैक्ट है, वो देके फिर हम आइडेंटिफाइबल नेट एसेट निकालते हैं। इस पर्टिकुलर लॉजिक से यहाँ पे हम कहते हैं कि भैया हमने जो एसेट बुक्स में 285 की आ रही है उसको राम लिमिटेड पेरेंट ने 4 लाख पे वैल्यू किया है, तो उसने 1,15,000 वैल्यू ज्यादा दी है, तो जो नेट एसेट्स है हम उसको अच्छे से बढ़ा देंगे। बट डेफिनेटली अगर आप कोई चीज महंगी खरीदोगे तो उस पर डेप्री भी ज्यादा लगेगा। अब क्योंकि आपने कोई चीज मिड ऑफ द ईयर खरीदी है तो आप डेप्री फिर तब से ही लगाओगे, तो यहाँ पे फिर आपको डेप्रिसिएशन 4 लाख पे 10% यूजिंग द सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ्स लगाना होगा, जो 20,000 आएगा, और ये आपकी वैल्यू 380 आएगी जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में आप शो करेंगे। ये कंपेयर करने पे आपको पता पड़ेगा कि हमने डेप्रिसिएशन जो सब्सिडरी ने अपनी बुक्स में लगाया है उसके कंपैरिजन में 5,000 रुपए ज्यादा लगाना है, जिससे कि सब्सिडरी के पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट 5,000 से कम हो। ये टेबल अगर आप इस तरह से फॉलो करके बनाओगे तो कोई भी रिवैल्यूएशन का क्वेश्चन एडजस्टमेंट आए, बस आपको इस टेबल में फिगर्स पुट इन करना है। और ये ध्यान रखना है कि जो प्री का एडजस्टमेंट है ये किसको इम्पैक्ट करेगा, जो हम नेट आइडेंटिफाइबल एसेट का कैलकुलेशन करेंगे, और जो पोस्ट का एडजस्टमेंट है वो किसको इम्पैक्ट करेगा, आपके पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स ऑफ सब्सिडरी को। तो सब्सिडरी ने अपनी बुक्स में क्या असेट को रीवैल्यू किया है? नहीं, ये तो प्रॉब्लम है। जब मैं कोई कंपनी के शेयर्स खरीद के उस पर कंट्रोल लेता हूं तो वो कंपनी अपनी एज इट इज चल रही है, उसकी बुक्स पहले जैसी बन रही है, यानी उसकी बुक्स में असेट वही वैल्यू पे आ रही है जिस वैल्यू पे पहले चल रही थी। पर मैंने जब उसे खरीदा तो मैंने उसको वो रिवैल्यू किया, तो रिवैल्यू मैंने किसके लिए किया, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो मैं बना रहा हूं उसके लिए, उसकी खुद की बुक्स में कोई चेंज नहीं हुआ है। और अगर उसकी बुक्स में चेंज नहीं हुआ है तो मैं उसकी बुक्स को बेस बना के जब अपनी बुक्स में कंसोलिडेट करूंगा तो मुझे वो चेंज करना पड़ेगा। तो वो चेंज जब मैं करूंगा तो डेट ऑफ एक्विजिशन पे अगर कोई एसेट बढ़ा के लोगे और वो डेप्रिशिएबल है तो डेफिनेटली फिर उसका डेप्री भी बढ़ाना पड़ेगा। तो मुझे दोनों एडजस्टमेंट करना पड़ेंगे, एक एसेट की वैल्यू चेंज करने का और दूसरा डेप्री को चेंज करना। एसेट की वैल्यू चेंज हुई वो डेट ऑफ एक्विजिशन की नेट एसेट्स बढ़ाएगी, और डेप्री जो बाद के पीरियड का बढ़ेगा उसके कारण पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट सब्सिडरी के कम होंगे। क्या बात बोलिए सर, इच्छा हो रही है एक बार रिवाइंड करके दोबारा सुन ले, हो रही है तो बताना जरूर कमेंट में कि हाँ सर रिवाइंड किया एक बार। चलिए सर, कमेंट वमेंट नहीं लिखता, हम तो सुन रहे हैं बढ़िया एकदम स्पीड बढ़ाकर। तो ये रिवैल्यूएशन का एक एडजस्टमेंट हो गया। अब पहला हमने डिविडेंड का देख लिया था अलॉन्ग विद मिड ईयर एक्विजिशन, दूसरा रिवैल्यूएशन देख लिया, तीसरा नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स भी कुछ हैं जो रिवैल्यू हैं, तो उसका नेट इफेक्ट आपका डेट ऑफ एक्विजिशन के एसेट्स पर आएगा, वो अपन कंप्यूट कर लेते हैं। अब so we are writing revaluation of other assets and liability other than depreciable ones। क्वेश्चन ने क्या दिया है, सबसे पहले क्वेश्चन में ये पढ़ना है कि क्या वो ये दे रहा है हमने इतने पे वैल्यू किया, या ये दे रहा है हमने इतने से बढ़ाया कम किया। तो फॉलोइंग आर चेंजेस इन फेयर वैल्यू फ्रॉम द बुक वैल्यू, यानी यहाँ पे ये नहीं दिया है कि हमने कितने पे लिया, ये दिया है कि हमने इसको इतने पे बढ़ा के इतने पे कम करके लिया है। तो ट्रेड पेबल, लैंड और बिल्डिंग और इन्वेंट्री, ये 3 चीजें, मैं आपको इसकी भी ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक एज इन क्या टेबल बनाना चाहिए जिससे आपको आसान रहेगा। आप क्या करिए, जो जो असेट्स दी हुई है वो सब लिख लीजिए, लैंड और बिल्डिंग, इन्वेंट्रीज, फिर लाइबिलिटी भी लिख लीजिए, ट्रेड पेबल्स। इसे लिखने के बाद आप देखिए कि इनमें चेंज क्या हुआ है। तो चेंज यहाँ पे बोला है कि ये 2 लाख से बढ़ गया, इन्वेंट्री आपने 30,000 से बढ़ा दी, और ट्रेड पेबल आपका 20,000 से बढ़ गया।
तो इससे आपके रिजर्व्स पे क्या इम्पैक्ट आएगा? असेट बढ़ेगा तो आपका रिजर्व बढ़ जाएगा। कौन सा? डेट ऑफ एक्विजिशन का, 1 अक्टूबर का। वही वाली बात है, मुझे नेट असेट्स की वैल्यू चाहिए, पर क्योंकि मैं इक्विटी कैपिटल साइड से जा रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, असेट्स की वैल्यू मेरे पास अवेलेबल नहीं है, इक्विटी प्लस कैपिटल ले रहा हूं, उसे मान रहा हूं वो असेट की वैल्यू के बराबर है। पर अगर कैरिंग अमाउंट पे असेट लेता तो जो कैरिंग अमाउंट ऑफ इक्विटी और रिजर्व्स और कैपिटल है वो चलता। पर अगर मैं असेट को चेंज कर रहा हूं तो उसका करस्पॉन्डिंग इफेक्ट रिजर्व्स पे भी आएगा, वो इफेक्ट में दे रहा हूं। तो रिजर्व्स पे क्या आएगा? असेट बढ़ेगी तो रिजर्व बढ़ेंगे, पर लाइबिलिटी बढ़ेगी तो रिजर्व कम होंगे। तो इससे मेरे प्री एक्विजिशन रिजर्व्स पे 2,10,000 रुपीज का नेट पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, बढ़ेंगे ऐसे। ऐसे सिस्टमैटिक करने में कभी कहीं गड़बड़ नहीं होगी, नहीं तो यहां टोटल लगा देते 250 से बढ़ा देते, मामला बिगड़ जाए। प्लस कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में क्या होगा? द कैरिंग अमाउंट ऑफ सच असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ सब्सिडरी कृष्णा लिमिटेड क्या लेना होगी? तो आप देखिए कैरिंग अमाउंट जो क्वेश्चन में दिया है, इन्वेंट्री साथ ही साथ में ट्रेड पेबल सबके सब अनसेटल्ड है ईयर एंड तक। कभी ये सेटल हो गए होते हैं ना तो बड़ा खतरनाक एडजस्टमेंट हो जाता, पर ऐसा आया नहीं है कभी आज तक। उस केस में फिर आपको पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कम करना पड़ते हैं जहां पे असेट पड़े हुए हैं उससे, क्यों? क्योंकि असेट महंगे और बेच दिए तो आपने जो प्रॉफिट कमाया वो कम कमाया। बट एनी विच, तो अब आप देखिए यहाँ पे लैंड और बिल्डिंग 3,60,000 पे दिख रहे हैं, उसमें रिवैल्यूएशन का 2 लाख आप जोड़ के इसे 5,60,000 पे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पे ले जाओगे। इन्वेंट्री भी अनसोल्ड है तो वो 72,800 पे सब्सिडरी की बुक्स में जो आ रही है वो विदाउट रिवैल्यूएशन है। पर हमने जब खरीदा था तो हमने माना कि हमने ज्यादा पे लिया है, 30,000 रुपीज का रिवैल्यूएशन, तो 1,02,800 पे। ट्रेड पेबल्स भी बढ़ा के लेना पड़ेंगे, जो बुक्स में आ रहे हैं 34,800, हमने जब लिए थे तो उसको 20,000 बढ़ाया था और वो ट्रेड पेबल आज भी मौजूद हैं, तो ईयर एंड पे वो 54,800 आएंगे। इस एक ही वर्किंग नोट में आपके वो सारे एडजस्टमेंट्स आ गए जो आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते समय लगेंगे। ये छोटी छोटी ट्रिक आपका समय बचाएगी। तो इस तरह से आपको रिवैल्यूएशन ऑफ असेट लायबिलिटी हैंडल करना है। तो ये जो अपना पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है वीडियो का, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है कि भाई जो मेजर एडजस्टमेंट्स होते हैं उन एडजस्टमेंट्स को कैसे डील किया जाता है, हैंडल किया जाता है, वो एडजस्टमेंट्स हैंडल करने का तरीका है। तो इस तरह से आपने रिवैल्यूएशन भी हैंडल कर लिया, सारे एडजस्टमेंट्स हमारे हो गए। अब इन सब के बाद में आपका फाइनल जो वर्किंग नोट बनता है दैट इज बेसिकली व्हाट एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट्स। आप यहाँ पे लिख दीजिए एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट्स एंड कैपिटल। ये हमेशा किसका होता है? सब्सिडरी का। अब आप देखिए कृष्णा लिमिटेड की क्या क्या चीजें हैं आपके पास। तो यू हैव इक्विटी शेयर कैपिटल है, देन उसके अलावा उसके अदर रिजर्व्स है, एंड देन उसके अलावा उसकी रिटेन्ड अर्निंग्स है, जिसका एक पोर्शन प्री है और एक पोर्शन पोस्ट है। प्री वो जो अप टू 110(1) तक का है, पोस्ट जो 110(1) से लेके 31 मार्च 2002 तक का है। सबसे पहले आप लिखिए कि आपको इन सब की इंफॉर्मेशन जो दे रखी है ऑलरेडी वो क्या है। तो फर्स्ट लाइन में हमारा एक ट्रिक होती है, हम इसे मायावी टेबल कहते हैं, और ये बहुत अच्छे से समझ लो क्योंकि इससे पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ट्रिक ये है कि देखो कंसोलिडेशन में गड़बड़ कहाँ होती है स्टूडेंट से, बैलेंस शीट टैली क्यों नहीं होती है? जब क्वेश्चन की गिवन बैलेंस शीट टैलीड है और आपकी टैली नहीं हो रही है तो इसका कारण ये है कि जो एडजस्टमेंट आपने किए वो ठीक से नहीं किए। बस इस छोटी सी बात का ख्याल रखते हुए हम ये करते हैं कि हम सबसे पहले पहली लाइन में लिखते हैं गिवन बैलेंस। जो क्वेश्चन ने दिया है हम उसको लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो बैलेंस शीट टैलीड है और एडजस्टमेंट बाद में अलग से लिखेंगे। तो गिवन बैलेंस जो आपको दिया हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल इसका 4 लाख का है, अदर रिजर्व्स आपके 2 लाख के, और इसके अलावा आपको 1,64,000 दिया हुआ है, जिसका ब्रेकअप हमने निकाला कि पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट से रिलेटेड कितना निकाला था आपने, 72,000 ये हम निकाल चुके हैं। हमें क्या निकालना था? सिर्फ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, तो बचे हुए को अपन प्री मान लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे कि हमारा बैलेंसिंग फिगर है प्री। क्वेश्चन ने दिया है 164 माइनस 72, तो उस लॉजिक से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 92,000। इस 92 का ब्रेकअप समझना है आपको, तो आप भी समझ सकते हो।
कि भाई देखिए आपके जो ओपनिंग 60,000 के क्या थे, रिजर्व्स थे। जिस दिन आपने उस पर्टिकुलर कंपनी को एक्वायर किया विच इज 1 अक्टूबर, उस पर्टिकुलर डेट पर ये 60,000 प्लस इसके अलावा आपने इस साल में 72,000 रुपीज और कमा लिए, यानी कि 60 प्लस 72, जिस दिन आपने वो कंपनी एक्वायर करी उस दिन आपके पास 132 का रिजर्व था, जिससे बाद में 1 नवंबर को 40,000 चले गया, तो बचा कितना आपका, वो 92। तो आज की तारीख में जो बैलेंस मेरे पास अवेलेबल है वो 92,000 रुपीज। ये कौन सा है जो बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2002 अवेलेबल है फ्रॉम द प्रॉफिट्स और रिजर्व्स प्रायर टू द डेट ऑफ। तो ये मेरा, इसके बेसिस पे अगर मैं टोटल करूं मेरी रिटेन अर्निंग का, तो मेरी रिटेन अर्निंग्स का यहाँ पे टोटल आ जाता है, जिसको लिखने की आज सच कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आपने एडजस्टमेंट देखे थे, तो उसमें क्या कोई एडजस्टमेंट है जैसे सब्सिडरी के प्री पोस्ट प्रॉफिट्स एडजस्ट करने की जरूरत है? तो हमने बोला था हाँ, देयर वाज अ रिवैल्यूएशन ऑफ प्लांट एंड मशीन। इससे आप बताइए कि आप कौन से रिजर्व्स आपके बढ़ गए? सर हमारे प्री एक्विजिशन रिजर्व बढ़ गए। तो प्री एक्विजिशन रिजर्व बढ़ाना है तो आप क्या करें, इसे या तो अदर रिजर्व्स के कॉलम में या प्री वाले कॉलम में कहीं पर भी लिख दें, पर आप इसे ऐड कर दें ताकि आपको ये समझ में आए कि सब्सिडरी की जो असेट्स और लायबिलिटीज अपन ने जिस दिन सब्सिडरी खरीदी थी जो बुक्स में आ रही है वो ये है। पर मैंने क्योंकि कुछ चीजों को ऊपर पे लिया है तो इस कारण से मुझे उसमें उसको ये ऐड करके बताना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, ऐड किया है मेरे एडजस्टमेंट्स में। देखें तो मेरा पहला एडजस्टमेंट तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का था। फिर इवैल्यूएशन में मैंने बताया था कि 1,15,000 रुपीज ज्यादा पे मैंने लिया है, मैं प्लांट एंड मशीन में 1,15,000 रुपीज प्री में ऐड करूंगा। लेकिन पोस्ट के अंतर्गत मुझे यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन लगाना है, क्योंकि सब्सिडरी ने जो प्रॉफिट कमाया है उसमें डेप्री जो उसने लगाया है उससे ज्यादा पेरेंट को लगाना पड़ रहा है क्योंकि ज्यादा पे वैल्यू किया। एंड अदर करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज का नेट इफेक्ट अपन ने निकाला था कि 2,10,000 रुपए से डेट ऑफ एक्विजिशन के रिजर्व्स बढ़े। इसका पोस्ट पे कोई इफेक्ट नहीं है क्योंकि ईयर एंड पे भी हमारे पास है, अगर बिक गए होते तो भाई रिवर्स होता है, यहाँ पर भी माइनस। अब इस बेसिस पे आपके एडजस्टेड प्रॉफिट यहाँ पे ये 4 लाख, 2 लाख। अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट आपको समझना पड़ेगा, ये कितने पहले आप वो देख लीजिए, 92 प्लस 115 प्लस 210, 4,17,000 एंड पोस्ट एक्विजिशन 67,000। अब ये टोटल बैलेंस आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, मुझे इससे क्या कैलकुलेट करना है? आई हैव टू बेस्ड ऑन दिस कैलकुलेट द नेट आइडेंटिफाइबल असेट्स एज ऑन 1 अक्टूबर 2001 व्हिच इज डेट ऑफ एक्विजिशन। ये मैं कैसे निकालूंगा? तो इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस अदर रिजर्व प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स सब ऐड कर दो एंड रिवैल्यूएशन में सब। शेयर कैपिटल हमारा 4 लाख है, ये आपका 2 लाख है, ये 4,17 है। बस यहां पे अब एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट समझिए, डिविडेंड विच वाज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड till 1st October 2001 but after 1st October 2001 and before 31st March। क्योंकि जिस दिन आपने ये कंपनी एक्वायर करी थी उस पर्टिकुलर डेट पर अगर आप देखोगे उस तारीख पर रिजर्व्स तो बढ़े हुए थे। 1 अक्टूबर को जो 40,000 का डिविडेंड हमने बांटा है वो नहीं बटा था, वो 1 नवंबर को बटा। अगर उससे पहले बढ़ गया होता तो ऐड नहीं करना पड़ता। तो आपको ये सोचना है मन में कि जो बैलेंस शीट रही होगी 1 अक्टूबर की वो क्या रही होगी, कैसी रही होगी। तो वो जो बैलेंस शीट आप मन में सोच रहे हो 1 अक्टूबर कृष्ण लिमिटेड की रही होगी, उसमें जो रिजर्व्स उसके रहे होंगे वो रिजर्व्स ओपनिंग 60 के 60 पूरे रहे होंगे। यानी प्रैक्टिकली स्पीकिंग वो रिजर्व्स कितने रहे होंगे 1 अक्टूबर को? तो डिविडेंड अपन ने बांटा है 1 नवंबर 2001 पे, तो 1 अक्टूबर पे ये 60 पूरा रहा होगा प्लस इसका 72 भी रहा होगा यानी 132। तो इसके लिए आपको ये 132 पे लाना पड़ेगा। तो ये 132 आप कैसे लेकर आए हो? 92 प्लस 40 132, और ये दोनों तो रिवैल्यूएशन है आपका 3,25,000। आप इसे चाहे जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर कन्वीनियंट अंडरस्टैंडिंग तो आप 2 पार्ट में स्प्लिट करके लिख सकते हो। यहाँ पे हमारे
रिटेन्ड अर्निंग्स और इवैल्यूएशन गेन्स। इवैल्यूएशन गेन्स हमारे कितने हैं, एंड इवन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग इसके ऊपर नीचे करके बताता हूँ। रिवैल्यूएशन गेन आपका 3,25,000 है, रिटेन्ड अर्निंग आपकी 92,000। 92 और 4132 is what was there on that particular date. इन सबसे अब आप टोटल निकालोगे तो आपके नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स आएंगे, which is like 4 plus 2 6 plus 3.25 925 plus 92 plus 40, 10,57,000 रुपीस की नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स थी। कब? एज ऑन 1 अक्टूबर 2001। तो जिस दिन मैंने सब्सिडरी को खरीदा था ये उसकी नेट एसेट थी। नाउ यू आर इन द पोजीशन टू कंप्यूट ऑल योर स्टेप्स। तो स्टेप 1 अब अपन गुडविल और कैपिटल रिजर्व बार्गेन परचेज गेन निकालेंगे। सिंपल है, आपका पीसी, एनसीआई और आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स जो आपने कैलकुलेट करी है 10,57,000 है। पीसी क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 8 लाख रुपीज एज इट इज ले लोगे, और क्योंकि एनसीआई पे स्पेसिफिकली लिखा नहीं है कि फेयर वैल्यू पे लेना है या नहीं, तो हम अज्यूम करेंगे इट इज एट प्रोपोर्शनेट शेयर इन नेट एसेट बेसिस। तो दिस विल बी 10,57,000 का 40% बिकॉज हमारा 60% स्टेक है। तो 1057 का 40% 422,800 plus 8 lakh PC minus 10,57,000 is 1,65,800, which is your goodwill. Step 2 अब आते हैं अपन एनसीआई पे। वेरी केयरफुल। एनसीआई डेट ऑफ एक्विजिशन विच वाज 1 अक्टूबर 2001 was 4,22,800। अब ध्यान दीजिए, इसके बाद एनसीआई ने क्या किया, तो दो चीजें हुई है कि इसको डिविडेंड मिला 1 नवंबर को, तो वो आपको माइनस करना पड़ेगा। शेयर ऑफ डिविडेंड विच इट गॉट ऑन 1 नवंबर 2001, 40,000 में इसे 40% मिला क्योंकि एनसीआई का स्टेक 40% है। दिस विल बी 16,000, ये उसे मिल गया, तो ये माइनस होगा, प्लस शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन यानी कि आखिरी के 6 महीने के एडजस्टेड प्रॉफिट्स ऑफ कृष्णा लिमिटेड का शेयर जो आप निकाल चुके हो यहाँ पे कितना 67,000। तो अगर आप चाहो तो यहीं पे 67,000 का शेयर निकाल सकते हो 60-40 करके। ये सब आपकी नेट आइडेंटिफाइबल एसेट है, इसके दो पार्ट हो। तो 67,000 में इसका शेयर 40%, 224,000, 26,800। तो इस हिसाब से ये हो जाएगा 4,33,600। एंड देन स्टेप 3। मैं इसे स्टेप ये बोलता हूं क्योंकि ये हर क्वेश्चन में लगता ही लगता है। तो ये कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस या अदर इक्विटी आप कह सकते हो। इसमें सबसे पहले आपके पास दो तरह के रिजर्व्स है, तो आप दो की एडिक दे दीजिए, अदर रिजर्व्स और रिटेन्ड। पहले आप पेरेंट का लिख दीजिए जो भी बैलेंस अवेलेबल है राम लिमिटेड का इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 6 लाख और 144,400। इसमें कोई एडजस्टमेंट तो कर लो इस केस में, तो ये क्योंकि डिविडेंड की अकाउंटिंग आपने सही की। अगर उसने सपोज पीएनएल में क्रेडिट नहीं किया होता तो फिर अपन को क्रेडिट करना पड़ता। प्लस ऐड सिर्फ क्या करना है, शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स ऑफ कृष्ण आफ्टर एडजस्टिंग फॉर डेप्रिसिएशन एंड एवरीथिंग, जो हमारे एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में हम एडजस्ट कर चुके हैं 3642 40,200 रुपए आएंगे। तो ये 67,000 रुपीज का मेरा शेयर होगा। इस लॉजिक से नाउ आई कैन कैलकुलेट, इसमें सारे एडजस्टमेंट हो गए, डिविडेंड वगैरह सब कुछ। 6 लाख और 1,84,600। 6 लाख आपके अदर रिजर्व है। सर इसमें राम का क्यों नहीं आया, क्योंकि वो पूरा का पूरा प्री था, तो प्री तो आता ही नहीं है बेटा, उसका तो कोई चांस ही नहीं है। प्री एक्विजिशन रिजर्व्स लाने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो पूरे के पूरे राम के क्या है, प्री एक्विजिशन रिजर्व्स 2 लाख प्री है।
हमें सिर्फ कौन से लेके आने थे, पोस्ट। तो पोस्ट में हमारा जो शेयर है वो हमने ले लिया, वो हमारा शेयर इस तरह से हमने कैलकुलेट कर दिया। सो बेस्ड ऑन दिस व्हाट वी हैव डन इज वी हैव कैलकुलेटेड, यू कैन से द रिटेटेड। बस अब इसमें एक छोटा सा एडजस्टमेंट चलो, हमने जो भी एडजस्टमेंट यहाँ पे किए पर्टिकुलर एडजस्टमेंट पे, आप एक बार ये देख लीजिए कि क्वेश्चन में जो जो एडजस्टमेंट्स दिए थे उन सबके इम्पैक्ट और ट्रीटमेंट हमारे सही सही आ रहे हैं यानी, और उसका क्या इफेक्ट है जो हमें यहाँ पे कुछ करने की जरूरत बाकी। तो यहाँ पे अब एक डिविडेंड का एडजस्टमेंट आपको समझना पड़ेगा। अब देखो दोस्तों, राम ने जो सब्सिडरी से डिविडेंड मिला उसे अपने प्रॉफिट्स में शामिल कर रखा है, जो किया वो सही किया, गलत नहीं। बट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सब्सिडरी के सिर्फ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स आते हैं और प्री एक्विजिशन नहीं आते। राम ने जो अकाउंटिंग करी वो बिल्कुल सही करी, ये करके कि उसने इस 1,44,400 में डिविडेंड का अपना शेयर एडेड रखा, बिल्कुल सही किया। बट टेक्निकली स्पीकिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सब्सिडरी के प्री एक्विजिशन प्रॉफिट नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो मैंने खरीदी है कंपनी, तो उसके पुराने प्रॉफिट मिले हैं तो रिकवरी ऑफ इन्वेस्टमेंट है, तो भले ही सेपरेट में इनकम हो, कंसोलिडेटेड में नहीं होगी। तो ये पूरे आंसर में आखिरी में अब आपको क्या करना पड़ेगा, जो डिविडेंड आपको रिसीव हुआ है फ्रॉम प्री एक्विजिशन रिजर्व्स वो माइनस करना। तो कितना डिविडेंड बांटा था उसने, 40,000, जिसमें आपका शेयर कितना था 60%, 24,000। ये माइनस आप करोगे तब जाके फिर आपका फाइनल आंसर आएगा, ये 6 लाख हो गया और ये हो जाएगा आपका 1,60,600। तो ये 160,600 लेके कैलकुलेशन देख लीजिएगा एक बार, आपकी टोटल अदर इक्विटी। So this is going to be your balance of other equity, जो कहां पर जाएगी आपकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट अपन प्रिपेयर कर लेंगे, दैट इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ इट, बट ये सबसे पहले आपको ये एडजस्टमेंट समझ में आना चाहिए। अब देखो हुआ क्या, इफेक्टिवली स्पीकिंग एडजस्टमेंट के डबल इफेक्ट समझना है तो देखो क्या हुआ। एक तरफ आपने 40,000 रुपए को यहां पर ऐड किया असेट्स में, और दूसरी तरफ इसके दो पार्ट 16,000 एनसीआई से माइनस किया और 24,000 कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस से माइनस किया। यानी आपने माना कि ये मैंने खरीदा है तो ये असेट्स का पार्ट है, और बाद में मुझे मिला मेरे प्रॉफिट में शामिल है तो मैं वहां से हटा देता हूँ, एनसीआई में शामिल है तो एनसीआई भी वहां से हटा। इस तरह से ये आपका कैलकुलेशन करेक्शन हो जाएगा, और इसके बेसिस पे नाउ यू हैव डन योर ऑल द एडजस्टमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। फाइनली अब इसके बेसिस पे आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना पाओगे। बैलेंस शीट बनाने में कोई इशू नहीं होना चाहिए, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कैलकुलेट करी है उसको यूज करके अब आप मस्ती के साथ बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट बनाना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है, यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो मैंने कॉमन एडजस्टमेंट्स आपको बताए थे इस क्वेश्चन के माध्यम से मैंने एक अप्रोच पहले आपको बताई क्या है, और अब वो सारे कॉमन एडजस्टमेंट्स अपन डिस्कस करते हैं। चलिए, तो नाउ सीइंग और कमिंग ऑन टू द कॉमन एडजस्टमेंट्स। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या क्या चीजें कवर हो गई हमारी, तो मिड ईयर एक्विजिशन पहला एडजस्टमेंट, देन ये 1,14,400 है, इसको सही कर लीजिएगा, 1,14,400, 24 कम हो जाएगा इससे, 4,200 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 154, 1,30,600। ठीक है, वो इससे आप इसे बोलते हैं क्लरिकल मिस्टेक, ये भी करके देख लिया अपन ने। तो जब बैलेंस शीट बनाते टैली नहीं होती तो मतलब कहीं कैलकुलेशन एरर हुई है, वो पोस्टिंग एरर या लाने में गड़बड़ हो गई। चलिए, अब आप देखो ये वाले क्वेश्चन में आपने क्या देखा, मिड ईयर एक्विजिशन है तो उसे कैसे हैंडल करना है ये समझ में आया। डिविडेंड ये सबसे मस्त क्वेश्चन था क्योंकि इसमें प्री एक्विजिशन रिजर्व्स के डिविडेंड पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में बढ़े, उसका एडजस्टमेंट देखा। रिवैल्यूएशन पीपी या डिप्रिशिएबल इंटैंजिबल एसेट्स, अमोर्टाइजेबल इंटैंजिबल एसेट्स किसी में आता है तो क्या, और अदर्स में आता है तो क्या, ये भी देख लिया। एनसीआई इस पर्टिकुलर केस में आपने प्रोपोर्शनेट शेयर इन नेट एसेट पे ले ली क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट था। इसका मतलब व्हाट एडजस्टमेंट्स वी कुड नाउ डिस्कस इज एक इंटरकंपनी ट्रांसफर का क्या एडजस्टमेंट होता है, इंटरकंपनी डेट का क्या एडजस्टमेंट होता है, और अगर एनसीआई फेयर वैल्यू पे लेनी है तो क्या होती है। अगर आप ये 3 एडजस्टमेंट और देख लोगे तो आप ये समझ लीजिए कंसोलिडेशन की 80% ऑफ द एडजस्टमेंट्स वाले क्वेश्चन आपके हल हो जाएंगे। इसको देखने के लिए अब हम क्या अप्रोच फॉलो करें, तो दोस्तों हम जो पढ़ते हैं कंसोलिडेशन अपनी रेगुलर या सिंप्लीफाइड बैच, विच इज नथिंग बट फुल कोर्स फास्ट ट्रैक बैच,
ये कहना स्पेसिफिकली इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार बच्चों को लगता है फास्ट ट्रैक है मतलब अधूरा होगा, जबकि वैसा नहीं होता है। फर्स्ट टाइमर्स भी उसको देख के पूरा ग्रिप में ले सकते हैं सब्जेक्ट। तो कंसोलिडेशन हम इस तरह से सिस्टमैटिकली डिवाइड कर देते हैं कि यार ये 21 मुद्दे हमें यहाँ पे डिस्कस करना होंगे, सब्सिडी, जेवी, एसोसिएट, सब कुछ। फिर हम कहते हैं कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अगर हम सबसे पहले बात करें एक सिंगल सब्सिडरी की, जिसमें आपको अगर बैलेंस शीट बनाने का क्वेश्चन दिया गया है, सबसे पहले आपको जिस दिन आपने एक्विजिशन किया है उस दिन एक्विजिशन के दिन आपको पीसी निकालना होता है। इस एग्जाम्पल में 1 अक्टूबर का पीसी क्या है ये निकालना पड़ेगा। क्या एनसीआई या नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है उस तारीख पर ये निकालना पड़ेगा। और उस तारीख पर जब आपने एक्वायर किया है तो क्या नेट आइडेंटिफाइबल एसेट है। इस क्वेश्चन में वो नेट आइडेंटिफाइबल एसेट कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस एडजस्टमेंट टू दोज रिजर्व से निकले। बैलेंसिंग फिगर वुड बी योर गुडविल योर बार्गेन परचेज के, एंड देयर कुड बी सम ट्रांजैक्शन कॉस्ट व्हिच आर नॉट एडजस्टेड टू गुडविल बट चार्ज टू पीओ। तो अगर कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ना है तो डेट ऑफ एक्विजिशन के इतने सारे एडजस्टमेंट्स हैं जो हमें करना पड़ेगा। इन सारे एडजस्टमेंट्स में अगर आप देखोगे तो ये एक चार्ट है जिसमें वो सारे एडजस्टमेंट्स की एक समरी दी हुई है। उसके लिए फिर आप कंसोलिडेशन का रिवीजन वीडियो देखिए जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा, बट इसमें मेजॉरिटी चीजें वो है जो आपकी, ये समझ लीजिए ये सब कुछ कवर कर रहा है। तो इसकी मेजॉरिटी चीजें तो कहना सही नहीं होगा, बट इसकी कुछ चीजें वो है जो अनकॉमन टॉपिक्स है, लेस आस्क्ड टॉपिक्स है, और कुछ वो है जो कॉमनली आस्क्ड। बट ये सिस्टमैटिकली सब बता देता है कि भाई पीसी में देखो पॉसिबल है कैश में लिया तो क्या, डिफर्ड कंसिडरेशन में लोगे तो क्या होगा। वो साफ साफ बता देगा कि पीसी के केस में कंटिंजेंट कंसिडरेशन है तो स्टेप एक्विजिशन है, अलग अलग पॉसिबिलिटी सारी डिस्कस करते हैं। तो ये जो अप्रोच होती है हमारी, इसमें हम क्या करते हैं, अभी अपन रिवर्स अप्रोच से समझा रहा हूं मैंने क्वेश्चन से आपको एडजस्टमेंट करके अब मैं ला रहा हूँ कि एडजस्टमेंट कैसे करना है वो समझा रहा हूँ। क्लास में अपन क्या करते हैं, अपन सारे एडजस्टमेंट इंडिविजुअली पहले पढ़ते हैं और फिर उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं और वहां पे वो सारे एडजस्टमेंट लगाते थे, एक होलिस्टिक ग्रिप रहती। तो जो मैंने मोस्ट कॉमन 6 एडजस्टमेंट्स आपको बताए थे वो एडजस्टमेंट्स प्राइमरली डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद में, आप यूं समझ लो कि अब आप एक्विजिशन हो चुका है, एक्विजिशन के कुछ समय के बाद में अब आप क्या कर रहे हैं, 6 महीने बाद अब आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना रहे हो। जैसे इस एग्जांपल में 1 अक्टूबर एक्विजिशन हुआ था और नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च पे बैलेंस शीट बन रही है। तो इस 6 महीने में क्या एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं, तो ये पॉसिबली वो सारे एडजस्टमेंट्स है जो हो सकते हैं, जिनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट देखने को जो आ सकते हैं वो एक तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का है, दूसरा डिविडेंड का है, तीसरा रिवैल्यूएशन का है, एंड चौथा इंटरकंपनी ट्रांसफर्स, पांचवा आप कह सकते हो इंटरकंपनी डेट। एक्सक्यूज मी, पर इसका मतलब ये नहीं है यही एडजस्टमेंट है, इसके अलावा और ढेर सारे एडजस्टमेंट दूसरे भी हो सकते हैं। हमने अभी जो कवर कर लिया उसके बाद जो बच रहे हैं उसके अंतर्गत लेट्स टॉक अबाउट इंटरकंपनी ट्रांसफर्स। तो मैं आपको सीधे उठा के लेके आ जाता हूँ इंटरकंपनी ट्रांसफर्स में, इससे आपको ये भी अप्रोच समझ में आएगी। अपन अगर आप अपने स्टूडेंट ऑलरेडी क्लास में पढ़ चुके हो आप, तो आपको ये समझ में आ जाएगा अपन कैसे जो पढ़ा था उसको रिवाइज हो जाएगा। और अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है हमसे तो एक अप्रोच समझ में आ जाएगी। अभी मतलब अप्रोच समझने का नहीं, आपने कहीं से भी पढ़ा, आप ये बेसिक समझ लो कि मैं मोस्ट कॉमन एडजस्टमेंट को हैंडल कैसे करना। इंटरकंपनी ट्रांसफर का मतलब होता है कि होल्डिंग ने सब्सिडरी को या फिर सब्सिडरी ने होल्डिंग को गुड्स बेचे। कब? होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप आने के बाद। तो मेरे इस पिछले एग्जांपल में 1 अक्टूबर के बाद होल्डिंग ने सब्सिडरी या सब्सिडरी ने होल्डिंग को कोई माल बेचा। अब आप एक चीज समझो कि बाबूजी ने कोई माल बच्चे को बेचा 100 का 105 में। बाबूजी सोच रहे हैं कि उसने 105 रुपए बाबूजी ने कमा लिए, बट फैक्ट तो ये है कि कमाया तो क्या कमाया, घर वाले से कमाया। हाँ, बच्चे ने अगर उसी चीज को 106 में मार्केट में बेच दिया तो फिर हम बोल सकते हैं कि चलो बाबूजी ने अपने 5 जो बच्चे से कमाए थे अब वो खुश है क्योंकि बच्चे ने भी उसको आगे मार्केट में बेच के 106 में बेचा, तो बच्चे ने भी मार्केट में क्या किया, उससे पैसे रिकवर कर लिए। टोटल ग्रुप ने 6 रुपए कमाए, 5 बाबूजी ने और 1 बच्चे ने, 5 पेरेंट 1 सब्सिडी। पर अगर ये सब्सिडरी के पास ही रखा हुआ है अभी तक, तो कंसोलिडेशन कहता है कि यार अभी ये ग्रुप ने प्रॉफिट कमाया नहीं, और अगर हम इसे प्रॉफिट बुक करने की परमिशन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देंगे तो इससे रिस्क है कि आप बेवजह प्रॉफिट बढ़ाने के चक्कर में विद इन द ग्रुप ही क्या करोगे, माल ज्यादा पे बेच दोगे, फिर हो सकता है वापस रिटर्न कर दो। तो इसके लिए जब तक ग्रुप के बाहर वो गुड्स नहीं जाएंगे तब तक आप प्रॉफिट बुक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं करेंगे, भले ही सेपरेट में बुक कर लो, क्योंकि कंसोलिडेशन सेपरेट से बनता है, इसलिए सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। सिर्फ एक लाइन में ये पूरा एडजस्टमेंट समझ जाइएगा। अगर क्वेश्चन में बोला है कि डाउनस्ट्रीम होल्डिंग टू सब्सिडरी या अपस्ट्रीम सब्सिडरी टू पेरेंट, गुड्स सेल किए गए हैं जो बैलेंस शीट डेट पर अनसोल्ड है,
तो बोलते हैं बैलेंस शीट डेट पर उसमें से कुछ भी अनसोल्ड नहीं है तो एडजस्टमेंट मत करना। आधे अनसोल्ड है तो जो आधे अनसोल्ड है उतने पे ही करना। 25% अनसोल्ड है तो वो 25% जो अनसोल्ड है उतने पे ही करना। क्या उस पर जो सेलर ने प्रॉफिट कमाया है वो सेलर के प्रॉफिट से कम कर दो, और सेम उस अमाउंट से आपका असेट बैलेंस शीट से कम कर दो, फिनिश। ये भूल जाओ कि अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम है, बस सेलर कौन है और कितना प्रॉफिट उसने, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट उसने अपनी बुक्स में बुक कर रखा है। तो समझो बाबूजी ने 100 की चीज 105 में बच्चे को बेची, 100 यूनिट 100 रुपए के 105 में बेचे। बच्चे ने उसमें से लेट्स से फॉर एग्जांपल 80 यूनिट्स आगे मार्केट में 84, 85, 86 जितने पे बेचना है बेच दिया। 20 यूनिट अभी भी उसके पास बचे हुए हैं जो उसने 21 रुपीज पे खरीदे थे। किससे? बाबूजी से। बाबूजी ने कितने में खरीदे थे? 20 रुपए। आप देखो बाबूजी ने कितना प्रॉफिट कमाया था? 5, पर अनरियलाइज सिर्फ कितना बचा है? 1। तो अब आपको एडजस्टमेंट 1 का करना है। किससे करना है? सेलर कौन है? पेरेंट ने सब्सिडी को बेचा तो पेरेंट है, तो पेरेंट के प्रॉफिट 1 रुपीज से कम कर दो और बैलेंस शीट में स्टॉक 1 रुपीज से कम कर दो। तो स्टॉक किसका कम करे? दोबारा मत पूछने, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में असेट्स टोटल होते हैं, किसी एक के नहीं होते। तो खत्म हो गया, कुछ नहीं करना है, इतना सिंपल है। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम ये सब बस बातें। हाँ, अगर कभी कहीं लॉस का केस आ जाए तो ये सेम ट्रीटमेंट होगा, बस प्रॉफिट जैसे अपन कम कर रहे हैं वैसे ही लॉस एड बैक हो जाएगा, प्रोवाइडेड गुड्स की मार्केट वैल्यू डिक्लाइन नहीं हुई है। अगर वो डिक्लाइन हुई है तो फिर लॉस जो बुक हुआ है वो बुक रहने देंगे, एडजस्ट नहीं करेंगे। ये हो गया प्रॉफिट और लॉस अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। अब इसमें एक स्पेशल एडजस्टमेंट आता है। कभी हमने जो बेचा वो गुड्स था लेकिन खरीदने वाले के लिए वो पीपी हो गया। जैसे टाटा मोटर्स सब्सिडरी ने कार अपनी पेरेंट कंपनी टाटा सन्स को बेची, टाटा मोटर्स ने उसे सेल बुक किया होगा पर टाटा सन्स ने उसे परचेज बुक नहीं किया होगा, पीपी बुक किया होगा। और इस कारण से साल के अंत में हो सकता है वो पीपी उनकी बुक्स में आ भी रही होगी। तो हमने जो बेचा वो उनकी बुक्स में आ रहा है, यानी अनरियलाइज प्रॉफिट तो है क्योंकि मार्केट में गया नहीं है। तो अब इसका क्या करें? यहाँ ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग है और बहुत ही सिंपल है, वापस से एक लाइन में सुन। ग्रुप की कॉस्ट निकालना। ग्रुप का मतलब टाटा मोटर टाटा सन्स अलग नहीं है, तो टाटा मोटर की कॉस्ट ऑफ कार क्या थी? तो लेट्स से टाटा मोटर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 10 लाख थी और उसने 15 लाख में सेल किया, तो ग्रुप की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है? 10 लाख। उस पर डिप्रिसिएशन जो ग्रुप लगा रहा है वो लगा दो उसे 10%। तो ग्रुप की कॉस्ट के हिसाब से आज ये असेट कितने पे आना चाहिए था बुक्स में? 9 लाख पर। तो वर्किंग नोट में सबसे पहला स्टेप होगा कैलकुलेट द डिप्रिशिएटेड कैरिंग अमाउंट यूजिंग द ग्रुप कॉस्ट। आई रिपीट, डिप्रिशिएटेड कैरिंग अमाउंट यूजिंग द ग्रुप कॉस्ट and compare it with the carrying amount which is shown currently in the books of the buyer. तो टाटा सन्स की बुक्स में 15 लाख माइनस 1 लाख 50 डिप्री लग के 1350 पे आ रहा हूं। तो आप देखिए 10 की चीज आपने बेची 15 पे, 15 पे उसने डिप्री लगाया 1.5, उसकी बुक्स में आ रहा है 13.5। अब आपको ये सोचना है कि अगर मैं डिप्रिशिएट करता 10% से तो कितने पे आता? 9 आ कितने पे रहा है? 13.5। कितने से कम करना है असेट? 4.5। ये निकाल लीजिए और ये 4.5 आप सेलर के प्रॉफिट से कम कर दो, खत्म। रूल हमेशा एक ही होता है, अनरियलाइज्ड है प्रॉफिट यानी कि ग्रुप के अंदर ही है वो असेट, तो कम कर दो प्रॉफिट सेलर के। बस फर्क ये है कि पूरा प्रॉफिट कम नहीं करते हैं, जितना अनरियलाइज्ड उतना कम करते हैं। गुड्स 100 बेचे, 80% मार्केट में बिक गए तो 20% ही प्रॉफिट अनरियलाइज्ड। इसी तरह से मैंने गुड्स बेचे और सामने वाले ने उसे एज अ पीपी यूज किया और उसे 15% डिप्रिशिएट कर दिया, तो हम मानेंगे जो 15% डिप्रिशिएट किया या 10% डिप्रिशिएट कर दिया तो हम मानेंगे कि जो बचा हुआ 90% है वही अनरियलाइज्ड है। इसीलिए आप देखो इसने प्रॉफिट 5 कमाया पर माइनस कितना हुआ? 4.5। कंसेप्ट छोड़ो, अभी सिर्फ मुद्दे की बात समझो। क्या करना है वापस से सुन लो। ग्रुप की कॉस्ट को यूज करके कैरिंग अमाउंट निकालो आफ्टर चार्जिंग डिप्री, कंपेयर करो उसका कैरिंग अमाउंट बायर के बुक्स में क्या आ रहा है, जो दोनों का डिफरेंस है वो सेलर का प्रॉफिट है उससे कम कर दो। ये इंटर कंपनी ट्रांसफर का एडजस्टमेंट है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में, और कुछ भी नहीं। इसके अलावा एक एडजस्टमेंट आता है जो P&L में आप करोगे वो ठीक है, अभी उससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्रिटिकल नहीं है वो, ऐसे भी वो मोस्ट अनकॉमन एडजस्टमेंट है। इसके अलावा एक आता है इंटर कंपनी डेट का एडजस्टमेंट। इंटर कंपनी डेट का मतलब होता है कि ए को बी से कुछ पैसे लेने देने, तो दैट इज इंटर कंपनी डेट। इस केस में करना क्या है हमको? बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या मत कर देना ये ध्यान रखना। जैसे क्वेश्चन आता है कि बैलेंस शीट दी हुई है आपको पेरेंट लिमिटेड सब्सिडरी लिमिटेड, और बोल रहे हैं पेरेंट लिमिटेड को 1 लाख रुपए लेना है सब्सिडरी लिमिटेड से, तो इसकी बुक्स में ट्रेड रिसीवेबल, इसकी बुक्स में ट्रेड पेबल 1-1 लाख दिख रहा है। सबसे पहले चीज ध्यान रखना कि इसका आपके पीसी या नेट आइडेंटिफाइबल एसेट पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, यानी कि जो सब्सिडरी की बुक्स में 1 लाख पेबल दिख रहा है, अगर नेट आइडेंटिफाइबल एसेट निकालना है आपको एसेट लाइबिलिटी साइड से तो बकायदा माइनस करना है, यानी इसे एक नॉर्मल एसेट लाइबिलिटी मानना।
पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देना और बस आखिरी में इसके 1 मार्क लपेट लेना। कैसे? जो भी इंटर कंपनी डेटा है उसे डिस्काउंट ऑफसेट कर देना। कोई पीसी पे इंपैक्ट नहीं, गुडविल पे नहीं, कहीं पर कोई इंपैक्ट नहीं, सिर्फ लास्ट स्टेज पे डिस्काउंट कर देना। यानी कि आप असेट्स कम कर दीजिएगा 1 लाख से, लाइबिलिटी कम कर दीजिए। कई बार इंस्टीट्यूट क्वेश्चन देने में ऐसी भी गड़बड़ कर देता है कि वो बोल देता है कि भैया इसको 1 लाख रुपए देने और उसको इससे क्या करना है, 1 लाख रुपए लेना है। हमने बोला ठीक है भैया 1 लाख सेट ऑफ कर दिए। अब उसमें वो कई बार एडजस्टमेंट देने के चक्कर में ऐसे एडजस्टमेंट दे देते हैं कि मैं बोल रहा हूँ कि मुझे 1 लाख रुपए आपसे लेने हैं, पर आप बोल रहे हो नहीं मुझे तो 90,000 ही देने। तो ऐसे केस में फिर आप गड़बड़ नहीं है, ये एक एडजस्टमेंट है। आपको अज्यूम करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर केस में कि सामने वाली पार्टी ने 10,000 रुपए का चेक भेज दिया होगा, वो इन ट्रांजिट रहा होगा, इसलिए रिकंसिलिएशन डिफरेंस है। तो अब आप ऐसे केस में क्या करना, मुझे आपसे 1 लाख लेने हैं, कट। आप बोल रहे हो आपको मुझे 90 देने हैं, कट। क्यों 10 कम देने हैं? क्योंकि आपका 10 का कैश इन ट्रांजिट है, तो आपने कैश कम कर रखी होगी 10 से, तो वो मुझे मिलेगी तो मेरी कैश बढ़ जाएगी, तो अल्टीमेटली ग्रुप में तो कैश बढ़ेगी। तो आप कैश इन ट्रांजिट 10,000 रुपए से ग्रुप की बढ़ा दीजिए। ये वो बचपन वाले रिकंसिलिएशन के एडजस्टमेंट है। इसमें बढ़िया एडजस्टमेंट जो आता है वो आता है बेसिकली आपका बिल रिसीवेबल पेबल का। उसमें सिंपल ध्यान रखना, कोई बिल रिसीवेबल पेबल है तो जितना बुक्स में इंटर कंपनी बिल्स पेबल आ रहा है उसे कट करना, जितना कंपनी बुक्स में बिल रिसीवेबल इंटर कंपनी आ रहा है उतना कट करना। पर अगर कोई बिल्स रिसीवेबल पेबल में सब्सिडरी ने पेरेंट को कोई बिल एक्सेप्ट करके दिया और पेरेंट ने उसे डिस्काउंट करा लिया, तो फिर ये विद इन द ग्रुप नहीं बचा, अब ये लाइबिलिटी आपकी थर्ड पार्टी की हो गई है, तो इसे कट नहीं करना, ये आपको बिल्स पेबल शो करना पड़ेगा। एनीवेज, तो आप देखिए मोस्ट कॉमन एडजस्टमेंट में इंटर कंपनी ट्रांसफर हो गया आपका और इंटर कंपनी डेट हो गया। ये 5 एडजस्टमेंट्स अगर आपने सही हैंडल कर लिए दोस्तों, तो मेजॉरिटी केस में आप समझ लो कि आपके क्वेश्चन में कुछ और आना नहीं है इसके। हाँ, इसके अलावा बस एक एनसीआई हो सकता है कभी फेयर वैल्यू पे आ जाए, तो इसके लिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ। अगर क्वेश्चन कहता है कि एनसीआई फेयर वैल्यू पे लेना है तो बड़े आसान है, क्या प्रॉब्लम है, ले लो। फेयर वैल्यू लेते समय ध्यान क्या रखना है ये सुन लो। जब आप एनसीआई को फेयर वैल्यू पे लेंगे तो फेयर वैल्यू कौन सी लेना है? आपके पास नॉर्मली क्वेश्चन में शेयर की मार्केट प्राइस दी जाएगी डेट ऑफ एक्विजिशन की, उसको आप बेस बनाएं। कई बार ऐसा हो सकता है क्वेश्चन में 2 मार्केट प्राइस दी जाए। 1 अक्टूबर 2001 को राम लिमिटेड ने कृष्ण लिमिटेड 60% शेयर खरीदा एट द रेट ऑफ 300 पर शेयर। जिस दिन उसकी मार्केट प्राइस चल रही थी 250 पर शेयर। एनसीआई इज टू बी वैल्यूड एट फेयर वैल्यू। तो आप 250 पर शेयर को बेस लेना, मार्केट वैल्यू को, ना कि 300 पर शेयर जिसपे पेरेंट ने खरीदा है, क्योंकि पेरेंट नॉर्मली मार्केट से हो सकता है थोड़ा कम या ज्यादा ड्यू टू कंट्रोल प्रीमियम दे, नॉर्मली ज्यादा देगा। पर अगर कभी क्वेश्चन में 250 दिया ही ना जाए तो क्या करें? तो फिर आप एनसीआई को प्रोपोर्शनेट शेयर इन नेट एसेट मेथड से कंप्यूट करना, यानी नेट आइडेंटिफाइबल एसेट निकालना, और उसमें जो 40% एनसीआई का स्टेक है, मेरे एग्जांपल जो अभी अपन ने किया, उतनी एनसीआई मान लेना। पर अगर क्वेश्चन लिख दे कि नहीं एनसीआई इज टू बी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू और वो मार्केट वैल्यू शेयर की देनी, तो फिर मजबूरन पेरेंट ने जिस प्राइस पे परचेज किया है वही रेट पर शेयर को एनसीआई के रेट पर शेयर मानते हुए वैल्यूएशन करना और नोट लगा देना कि दो दिस में इंक्लूड कंट्रोल प्रीमियम बट इन्फॉर्मेशन इज नॉट गिवन, हेंस द वैल्यू एट व्हिच शेयर्स आर परचेज्ड बाय द पेरेंट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन इज ट्रीटेड एज द सेम वैल्यू फॉर, और द सेम वैल्यू इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ। तो नंबर 1, अगर फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई गिवन है क्वेश्चन में तो आंख बंद करके फेयर वैल्यू यूज करना। नहीं दी है पर क्वेश्चन बोल रहा है फेयर वैल्यू पे मेजर करो, तो फिर उस पर्टिकुलर केस में अगर फेयर वैल्यू दी है मार्केट प्राइस तो वो लेना, नहीं है तो फिर पीसी वाली लेना और नोट दे देना। अदरवाइज बेहतर होगा कि अगर मार्केट प्राइस नहीं दी है तो फिर आप उसे पीएसएनए पे मेजर, ये आपका रूल है। एनसीआई नेगेटिव भी हो सकती है, ये भी ध्यान रखो। ये आपके सारे मोस्ट कॉमन एडजस्टमेंट्स हो गए, इससे आपके चांसेस हैं कि क्वेश्चन पूरे सॉल्व हो जाएंगे। इसके अलावा क्या और एडजस्टमेंट्स आ सकते हैं, ब्रीफ उस पर बता देता हूं मैं आपको। अगर कभी क्वेश्चन में मल्टीपल एक्विजिशन आता है, जिसका मतलब कि हमने शेयर्स एक बार में नहीं बट स्टेप एक्विजिशन किया है, एक से ज्यादा बार में एक्वायर किया, तो ध्यान रखना दोस्तों, सबसे पहला आपको यह समझना है कि अगर एक्विजिशन एक से ज्यादा बार हुआ है पर आसपास की डेट पे हुआ है, और अल्टीमेटली हमारा उद्देश्य यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या था कि हम लेट्स से 60% शेयर एक्वायर करना चाह रहे थे, पर ऑब्वियसली बात है एक साथ एक ही पार्टी से नहीं मिलेंगे, तो हमने क्या किया, मे बी एक ओपन ऑफर दिया, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे उनके पास शेयर्स थे उनसे खरीदे, तो एक 2 महीने के प्रोजेक्ट में अलग अलग सोर्स से एक्वायर करके 60% एक्यूमुलेट किया। बट दिस इज ऑल पार्ट ऑफ सिंगल स्ट्रैटेजी, तो फिर इसे स्टेप एक्विजिशन नहीं मानते। इसमें
जिस दिन आपके 60% पूरे एक्वायर हो गए, अब मान लो कि वो सब एक साथ उसी दिन एक्वायर हुए हैं, भले ही 2 महीने में एक्वायर हुए, या जिस दिन आप यूं समझ लीजिए कि आपका कंट्रोल आ गया, उस दिन आप मान लीजिए कि ये सारे एक साथ एक्वायर। पर ऐसा नहीं है कि हमने एक प्लान में 60% एक्वायर किया था। हमने प्लान किया था कि हम धीरे धीरे वैसे अपना बनाएंगे, पर आज मैंने 10% एक्वायर किया, फिर 6 महीने बाद 25%, फिर उसके बाद में 30%, और फिर मेरा कंट्रोल आया। तो ऐसे केस में स्टेप एक्विजिशन अकाउंटिंग लगेगी, जिसमें क्या कहते हैं कि जिस दिन आपका कंट्रोल आया, उस दिन जो आपने शेयर एक्वायर किए, वो जो पैसे आपने उसके दिए वो, प्लस अभी तक जो आपके सारे शेयर्स पड़े हुए थे उन सब की आज जो फेयर वैल्यू है, वो फेयर वैल्यू यानी उन शेयर की मार्केट प्राइस के बेसिस पे, नहीं दी हुई है तो फिर सेम प्राइस बेस लेना पड़ती है, उसके बेसिस पे आप पीसी निकालोगे। तो पहले मैंने 10% शेयर एक्वायर किए थे, लेट्स से ये एक्वायर किए थे मैंने एट द रेट ऑफ 10 रुपीज। फिर मैंने 45% शेयर एक्वायर किए तो मेरा कंट्रोल आ गया, और ये 45% शेयर मैंने एक्वायर किए कितने पे एक्वायर किए, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये एक्वायर किए मैंने 70 रुपीज पे, तो ये 70 और ये 10 रुपए पे एक्वायर किए थे, तो 70 प्लस 10 पीसी नहीं होगा 80। इस 10 की आज क्या फेयर वैल्यू है वो निकालना पड़ेगा। सपोज इसकी फेयर वैल्यू 15 आती है, तो मैंने इसके लिए दिए 70 और उसकी फेयर वैल्यू आ रही है 15, तो ये 70 प्लस 15 85 पीसी होगा 85। तो जो प्रीवियस 10 है उसको मैं 15 पे रिवैल्यू करूंगा तो गेन होएगा, ये गेन पीआरएल में। हो सकता है आपने पहले 25% एक्वायर किया और अब 45 कर रहे हो, तो ये पहले अकाउंट फॉर हो रही होगी एज ए जेवी एसोसिएट, और अब ये हो गई है आपकी सब्सिडरी, तो भी आपका पीसी जब वो सब्सिडरी बनी है तो 45 के लिए जो पैसा आपने दिया प्लस फेयर वैल्यू ऑफ जो 25% ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ 45%, ये पीसी होगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि वो फेयर वैल्यू और जो कैरिंग अमाउंट 25% का डिफरेंस आ रहा है उसकी अकाउंटिंग कैसी होगी, वो डी रिकॉग्निशन ऑफ एसोसिएट जेवी माना जाए। हालांकि इसमें एक बात ध्यान रखना कि अगर आपके पास ऑलरेडी 60% है यानी कंट्रोल है, फिर आप स्टेक और बढ़ा रहे हो, तो ये स्टेप एक्विजिशन नहीं कहलाता। दिस इज ट्रांजैक्शन विद इक्विटी पार्टिसिपेंट। इसमें आपका जो गुडविल 60% एक्वायर हुआ उसी दिन निकाला जाएगा और बाद में चेंज नहीं होगा। उसका इंपैक्ट सीधे आप सिर्फ किस पे डालोगे, एनसीआई पे और आपके रिजर्व्स। So I'm not getting into these details of the less common adjustment because then will be consolidation का almost काफी कुछ रिवाइज करने जैसा हो जाएगा। वो ऑब्जेक्टिव नहीं है इस वीडियो का। मोस्ट कॉमन एडजस्टमेंट से कंसोलिडेशन हैंडल कर। ये जो एक क्वेश्चन मैंने कराया, एक बार ये खुद पूरा सा क्वेश्चन लगा लेना, क्योंकि इसमें डिविडेंड का सबसे क्रिटिकल और टेक्निकल एडजस्टमेंट है जिसमें गड़बड़ होती है, और मीडियर एक्विजिशन मैंने चुन के क्वेश्चन ढूंढा है, वो आप अच्छे से हैंडल कर लोगे, यू विल बी मोर देन हैप्पी विद इट। चलिए, इसके बाद कभी क्वेश्चन में मल्टीपल सब्सिडरीज आ जाए, एक से ज्यादा। रेगुलर बैच में हम ऐसा करते हैं कि जो क्वेश्चन नहीं हुए हैं, एग्जाम में नहीं आए, वो भी अपन क्लास में करते हैं। उनमें से एक है मल्टीपल सब्सिडरी, जो कभी नहीं आया था बट देन सडनली फिर पूछा गया बीच में। तो मल्टीपल सब्सिडरीज वाले क्वेश्चन में क्या होता है, सब कुछ वैसा ही है जैसा सब्सिडरी सिंगल में होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि आपको इंफॉर्मेशन देंगे एक पेरेंट और 2 सब्सिडरी, उसी पेरेंट ने दोनों सब्सिडरी के शेयर खरीद रखे। ऐसी सिचुएशन में आपने कुछ नहीं करना है, सेम एडजस्टमेंट दोनों के लिए लगाने हैं, यानी आप सारे कैलकुलेशन 2 कॉलम में बना के कर देना, जरा भी घबराना। सिर्फ एक चीज का ख्याल इसमें रखना कि इंटर कंपनी डेट में आप पेरेंट सब्सिडरी 1 और सब्सिडरी 2 इन तीनों में से किसी के भी बीच के इंटर कंपनी डेट हो सब उड़ा देना, ऑफसेट कर देना। किसी के बीच के भी इंटर कंपनी ट्रांसफर्स के अनरियलाइज प्रॉफिट है सब हटा देना। यानी पेरेंट ने सब्सिडरी 1 को बेचा, या सब्सिडरी 1 ने 2 को बेचा, या 2 ने 1 को बेचा, या 2 ने पेरेंट को बेचा। सब केस में आप एक ही लॉजिक लगाना कि क्या ग्रुप से बाहर गया है माल, नहीं गया तो कितना अनरियलाइज प्रॉफिट है और किसने कमाया, वो जो सेलर कंपनी है उसके प्रॉफिट कम। बाकी कोई चिंता मत करो। हाँ, हो सकता है कि इसमें चेन होल्डिंग्स क्रिएट हो जाए, जैसे कि ए लिमिटेड की सब्सिडरी है बी लिमिटेड और बी लिमिटेड की सब्सिडरी है सी। मेरी सब्सिडरी की सब्सिडरी मेरी सब्सिडरी भी मानी जाती है, चेन सब्सिडरी इज माई सब्सिडरी। तो ऐसे केस में ए को किससे कंसोलिडेट करना होता है, बी और सी दोनों से। So you'll have to consolidate with both, with B also and with C also. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सिर्फ 2 एडजस्टमेंट ध्यान रखना, उससे तुम्हारा पूरा चेन होल्डिंग सॉल्व हो जाएगा। इन 2 के अलावा कोई तीसरा एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। सुपर निंजा टेक्निक है ये, समझ लो आप। चेन होल्डिंग्स के केस में एकदम श्योर शॉर्ट टेक्निक दे रहा हूं मैं। ए का बी में 80% है, बी का सी में 80% स्टेक है। 2 चीजें करना, सबसे पहली ए का स्टेक बी में 80 है, सी में 64 हो जाएगा। इसे बोलते हैं इफेक्टिव होल्डिंग परसेंटेज। सी अगर 100 रुपए कमाएगा तो बी को कितने मिलेंगे, डिविडेंड बांटने पे 80, और ए को कितना मिलेगा, उसका 80%, इसका मतलब 64। तो सबसे पहले आप इसमें इफेक्टिव होल्डिंग परसेंटेज निकालोगे, तो ए का होल्डिंग परसेंटेज और यहां पे इफेक्टिव होल्डिंग परसेंटेज आ जाएगा, बचा हुआ एनसीआई हो जाएगा।
तो एनसीआई बी की होगी 20% और सी की कहलाएगी 36%। ये आपका पहला एडजस्टमेंट है। पहले ये निकाल दे, दूसरा सुनना, बस खत्म हो जाएगा इससे, तुम्हारा पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाएगा चेन होल्डिंग का, अनलेस उसमें कोई एडजस्टमेंट हो कि अलग अलग डेट पे एक्विजिशन हुआ और वो सब। तो मुझे बताओ कि मैं तुम्हें बोलता हूँ तुम्हारी दो सब्सिडरी, एक बी और एक सी है, एक में तुम्हारा 64% है, एक में 80% है, कैसे करोगे कंसोलिडेट? बोलोगे कुछ भी नहीं है सर, बी की सारी नेट आइडेंटिफाइबल एसेट ले लेंगे, एनसीआई निकाल लेंगे, पीसी निकाल लेंगे, गुडविल निकाल लेंगे, कंसोलिडेट कर देंगे। सी में क्या करोगे? सेम करेंगे, बस परसेंटेज 64 ले लेंगे तो एनसीआई 36 हो जाएगी। बहुत बढ़िया। एक बस इसमें एक छोटा सा एडजस्टमेंट आपको करता है, और वो क्या है, यहां पर ये जो बी ने सी में पैसा लगाया है 5,000 रुपए, क्योंकि ए का बी में 80% स्टेक है, यानी कि इस 5,000 में से इफेक्टिवली देखा जाए तो ए का 4,000 है। बचा हुआ 1,000 बी के अदर शेयर होल्डर्स का है, जो कि एनसीआई है 20%। बस इस 1,000 रुपए को आप जब गुडविल निकालोगे ना, इसकी सी की, तो जब आप गुडविल निकालोगे सी लिमिटेड की, तो उसमें जो पीसी लोगे, उस पीसी में आप 5,000 में से ये 1,000 माइनस कर देना, और जब आप एनसीआई निकालोगे बी की, तो उसमें से भी 1,000 माइनस कर देना। इसे क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट इन चेन सब्सिडरी बाय सब्सिडरी में एनसीआई परसेंटेज ऑफ सब्सिडरी। रट लो इसको, लॉजिक भी है इसके, वो सब छोड़ो, बस मुद्दे की आती है। इसके दो इफेक्ट होंगे, एक ये पीसी इन चेन सब्सिडरी से रिड्यूस हो जाएगा, और दूसरा ये एनसीआई सब्सिडरी की जब आप रुपीज में निकालोगे तो वहां से रिड्यूस हो जाएगा। क्यों, क्या, कैसे, बस यही होता है, बाकी पूरा क्वेश्चन नॉर्मल जैसे सॉल्व कर देना, खत्म हो जाएगा। बस 1,000 का एडजस्टमेंट करना होता है और कुछ नहीं। ये देखो, यहाँ पे अपन ने 5,000 की बजाय 4 ले लिया, और फिर जो एनसीआई आई उसमें बी के एनसीआई में 1,000 माइनस, खलास, फिनिश। चेन होल्डिंग हो गया 2 मिनट में आपका डिस्कस, फिनिश, खत्म। स्पेसिफिक एडजस्टमेंट में कभी पीसी अदर देन कैश हो, ऐसा बोला जाए कि हम 1 साल बाद पैसा देंगे तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल दी जाएगी, उसे डिस्काउंट करके जो वैल्यू आ रही है उसे पीसी में ऐड कर। पर अगर 1 साल बाद की बैलेंस शीट बनानी है, तो क्योंकि वो वायबिलिटी का अनवाइंडिंग होगा, तो अनवाइंडिंग करके पेरेंट के प्रॉफिट्स उतने से कम करना, अगर नहीं किया ऑलरेडी तो, और उसका पीसी पे इफेक्ट ना। कंटिंजेंट कंसिडरेशन कोई पेबल है तो डेट ऑफ एक्विजिशन पे सोचना उसकी क्या फेयर वैल्यू और पीसी में ऐड होगी। पर अगर बैलेंस शीट 1 साल बाद की बनानी है कंसोलिडेटेड, तो 1 साल बाद की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में उसकी फेयर वैल्यू रीमेजर करना, अगर ये कंटिंजेंट कंसिडरेशन इक्विटी क्लासिफाइबल नहीं है, यानी फिक्स नंबर ऑफ शेयर दे रहे हैं तो रिकंसिडर नहीं होता, नहीं तो होता, और वो पीआरएल से एडजस्ट होता। हो सकता है कई बार कोई कंपनी आप एक्वायर करो और उसके एक्विजिशन के चक्कर में ऐसा हो सकता है कि आप अपने शेयर्स देने की बात करें, कैश डील करने की बजाय। आपने कहा बाईजूस ने आकाश को एक्वायर किया और बदले में उसका ये वैल्यूएशन में बाईजूस ने कुछ शेयर अपने ही आकाश को दे दी, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसकी फेयर वैल्यू पीसी में जुड़ जाएगी। पर कभी आपने अपने इतने ज्यादा शेयर दे दिए कि जिसे आपने खरीदा उसके पास आपकी कंपनी के ज्यादा शेयर्स आ गए, जितने आपके ओनर्स के पास है उससे भी ज्यादा, तो इसे रिवर्स एक्विजिशन कहते हैं। रिवर्स एक्विजिशन इंड AS 103 के अंतर्गत बिजनेस कॉम्बिनेशन में डिस्कस करते हैं। तो स्पेशल इश्यूज में बिजनेस कॉम्बिनेशन के कई सारे एडजस्टमेंट्स हैं, इंक्लूडिंग रिवर्स एक्विजिशन, इंक्लूडिंग कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन, इंक्लूडिंग डीमर्जर्स, वो सब वहां डिस्कस होते हैं, इसलिए वहां पे मैं कवर नहीं कर रहा हूं। हालांकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, बट दैट्स नॉट पार्ट ऑफ कंसोलिडेशन, एटलीस्ट नॉट डिस्कस्ड हियर। कंटिंजेंट लाइबिलिटी का एक एडजस्टमेंट आता है, आपने जो कंपनी एक्वायर की उसकी कोई कंटिंजेंट लाइबिलिटी से फेयर वैल्यू पे मेजर करके नेट आइडेंटिफाइबल एसेट से कम कर देना। भले ही सब्सिडरी की बुक्स पे नहीं आ रही है, पर अपने को कंसोलिडेशन करते समय एक्विजिशन की डेट पे फेयर वैल्यू पे ला, बाद में उसके कोई भी चेंजेस हुए अदर देन मेजरमेंट चेंजेस ड्यूरिंग द मेजरमेंट पीरियड, वो सब पीआरएल से एडजस्ट। अब इस कारण से हो सकता है आपको मेजरमेंट पीरियड से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस एडजस्टमेंट्स आ जाए। इसका क्या मतलब होता है, एक बार ब्रीफ में मैं ये समझा देता हूँ, इसमें आई एम बीइंग अ लिटिल क्विक to kind of explain this to you. However, measurement period, let me tell this to you. देखो, मेजरमेंट पीरियड का लॉजिक क्या है? ऐसा है कि क्योंकि इंडेस में ऐसा मैंडेटरी है दोस्त,
कि आप जब कोई सब्सिडरी एक्वायर कर रहे हो, कंट्रोल एक्वायर कर रहे हो किसी पे, तो आपको उसकी एसेट लायबिलिटी फेयर वैल्यू पे लेना है। अब आप समझो वन कंपनी एक्वायरिंग अनदर कंपनी, सपोज रिलायंस फ्यूचर ग्रुप एक्वायर कर लेता, उसकी इतनी सारी एसेट सबको फेयर वैल्यू पे लेना है, तो एक दिन में तो फेयर वैल्यूएशन होगा नहीं। तो एक साल का समय दिया गया कि आपकी डेट ऑफ एक्विजिशन सपोज 1 जनवरी 2022 है, लेट्स से 1 जनवरी 2018 है। तो आप एक काम करो, एक साल यानी 1 जनवरी 2019 तक 1 जनवरी 2018 को जो आपने एसेट लायबिलिटी ली है उसकी इस तारीख पे क्या वैल्यू है वो मेजर करवा लो। इसके लिए आपको कोई भी एक्सपर्ट वगैरह लगे उससे अपॉइंट करवा के मेजरमेंट कर लो। और सपोज 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 12 महीने के अंदर ये वैल्यूएशन रिपोर्ट आती है और इससे वैल्यू जो आपने सोची थी वो कुछ और आती है, तो उन सबको आप ये मानना कि ये इसी डेट की वैल्यू है और अकॉर्डिंगली आपका गुडविल एडजस्ट करते हैं। तो हो सकता है कि सपोज 31 मार्च 2018 को आपने जब बैलेंस शीट बनाई तो आपने लेट्स से फॉर एग्जांपल एसेट्स के अंतर्गत कोई एक पर्टिकुलर पीपी को 50 लाख पे मेजर किया फेयर वैल्यू पे, और उस सब के बाद आपकी गुडविल से 10 लाख आई है। अब यहाँ पे वैल्यूएशन रिपोर्ट आपके पास आई नेक्स्ट ईयर में 2018-19, 18 खत्म हो गया, 18-19 के दौरान लेट्स से इन डिसंबर 18, जिसमें बोला कि नहीं यार पीपी जो है ना उसकी वैल्यू एक्चुअल में 50 लाख नहीं है, इट शुड बी लेट्स से 54 लाख। अब आपकी बैलेंस शीट तो 31 मार्च 18 की बन चुकी है, उसके बाद आपको पता पड़ा है। क्यों? क्योंकि समय लग गया एस्टिमेट करने में। तो इंडेस कहता है कि आप ये मानोगे कि डेट ऑफ एक्विजिशन पे इसकी वैल्यू 50 नहीं 54 थी। अगर 4 से बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है गुडविल उस पर्टिकुलर केस में लॉजिकली 6 लाख की आएगी। तो आप चेंज कर दो, आपकी 31 मार्च का आप रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज कर दीजिए, गुडविल भी चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है इससे जो डेप्री लगाया हो वो भी चेंज करना पड़े, वो भी चेंज कर दो। कैसे? रीस्टेट करके प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट आपकी जो आ रही है वो पूरी रीस्टेट हो जाए। यानी ये वैसा ट्रीटमेंट होगा जैसा अपन एरर्स में करते हैं, इसे एरर हालांकि नहीं मानेंगे, मेजरमेंट पीरियड चेंज। बस इसमें ये ध्यान रखना है दोस्तों कि हम ये सब जो कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं, इसलिए नहीं क्योंकि ये 50 लाख की एसेट बाद में क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, या बाद में मार्केट वैल्यू बढ़ गई तो इसकी कीमत कम ज्यादा हो गई ना। इसकी 1 जनवरी की कीमत निकालने में मुझे इतना समय लग गया। बाद में कोई चेंज हुआ है तो वो तो सब्सिक्वेंट एडजस्ट होगा, उसको आप किसी भी केस में रेट्रोस्पेक्टिव विद रीस्टेटमेंट एडजस्ट नहीं करें। यानी ये सिर्फ एक समय दिया गया है कि इतने समय में आप वैल्यू निकाल सकते हो, इसे बोलते हैं मेजरमेंट पीरियड चेंजेस। 1 जनवरी 2019 के बाद अगर आपके पास वैल्यूएशन रिपोर्ट आ भी जाती है तो भी आप इसे फिर रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्ट नहीं कर सकते, फिर आप इसे नॉर्मली रिवैल्यूएशन जैसा ट्रीट करके अकाउंट फॉर। तो इसको कैसे कंपेयर किया जाता है एरर से, एस्टिमेट से, ये वो डिस्कशन है, उसके लिए चार्ट है। बट ब्रीफ में मैंने आपको मेजरमेंट पीरियड क्या होता है ये आपको समझा दिया। एस्टिमेट चेंजेस के इंपैक्ट क्या होते हैं वो सब्सिक्वेंट पीरियड में जाएंगे। एरर्स होती है तो हमेशा रीस्टेट होती है, भले ही वो 3 साल बाद डिटेक्ट हो, वो इंडेस रेट है आपका। ये मोस्ट कॉमन कंसोलिडेशन के एडजस्टमेंट्स कुछ मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए, जिसका बेसिक ऑब्जेक्टिव सिर्फ क्या था, आपको ये समझा देना कि कंसोलिडेशन में अगर आप सिर्फ इतनों पर फोकस करके 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, और अगर समय मिले तो सिर्फ इतनी सी चीजें और, जिसके लिए फिर आप रिवीजन पावर वीडियोस ये देखो। फिर कंसोलिडेशन मोर और लेस, आई एम नॉट सेइंग 100% एग्जाम में सब्सिडरी वाला क्वेश्चन जो आएगा वो इसी में से आएगा, बट देयर इज अ 90% प्लस प्रोबेबिलिटी की इतने से आपका काम। ऐसे ही कोई और आपको रिक्वायरमेंट है समझने की, सीखने की, तो यू कैन डेफिनेटली पुट इट इन द कमेंट बॉक्स, विल बी मोर देन हैप्पी टू शेयर दोस पर्टिकुलर वीडियोस एज वेल विद यू। However, this was specifically asked by one of our students in the Telegram channel that they wanted some kind of an input like that. बहुत सारे students ने फिर request किया कि सर दे दो +1+1+1। तो finally that is why I prepared this particular video. Helpful रहा है नहीं बताइएगा, and that's about it with respect to a quick bite of discussion for making consolidation simplified.